कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर। देखिए बीए फाइनल ईयर के जो है ये सेमेस्टर फिफ्थ है। सेमेस्टर फिफ्थ में जो हम आज करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल सिस्टम यूके एंड यूएसए के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें जो हमारा आज सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपको जो ब्रिटिश में जो पार्टियां हैं उसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पार्टियां जो है वो काफी महत्वपूर्ण योगदान देती है राजनीतिक में। तो ये विषय पे जो है हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इंग्लैंड में कौन कौन सी पार्टी है और इसका क्या महत्व है और इसमें क्राउन्स का क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये चैप्टर जो है कई मायने में इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बीए फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो इसको देखना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। तो स्टडी सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जो कि काफी इंपॉर्टेंट हमारा है, ये फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस है। कहते हैं जिस देश में प्रजातंत्र है उस देश की राजनीतिक दलों का होना अत्यंत अनिवार्य है। कहते हैं दोनों अभिन्न अंग होते हैं, अगर दल नहीं होंगे और प्रजातंत्र नहीं होगा तो किसी भी राष्ट्र का चलना असंभव नहीं है। राजनीतिक दलों के बिना प्रजातंत्र की सफलता भी नहीं मिल सकती है और दूसरी ओर राजनीतिक दलों का विकास प्रजातंत्र में ही हो सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात रखता है यहाँ पर। अगर बात करें हम प्रजातंत्र में शासन का आधार जनमत होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है प्रजातंत्र में शासन का आधार जो होती है जनमत। जनमत का मतलब तो जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति जो होता है श्रेष्ठ होता है, और जनमत के निर्माण में राजनीतिक दलों का विशेष हाथ रहती है। इसमें बहुत से साइंटिस्टों ने अपने विचार और अपने विचारधाराओं को यहाँ रखा है, लेकिन अगर हम प्रोफेसर मिनरो की बात सुनने जाने तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि स्वतंत्रता राजनीतिक दल की लोकतंत्र सरकार का एक दूसरा नाम है। यानी स्वतंत्र राजनीतिक दल, यानी जो राजनीतिक दल वो दल होते हैं जो किसी के अंदर कार्य नहीं करते। यानी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया है कि स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता राजनीतिक दल की लोकतंत्र सरकार का दूसरा नाम है। यानी हर राष्ट्र जो है अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है, वहां की प्रजा जो है स्वतंत्र रह के अपना जीवन यापन करना चाहती है। कोई भी जनता जो है पराधीनता की बेड़िया में नहीं करना चाहती है। तो इंग्लैंड में इन बातों को सबसे पहली जो है प्रायोरिटी रखी गई। इंग्लैंड में प्रजातंत्र की सफलता का सहारा राजनीतिक दलों पर ही है, और कहते हैं इंग्लैंड में तो राजनीतिक दलों का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि इंग्लैंड में संसदीय सरकार को अपनाया गया है। ठीक है, इंग्लैंड में जो है प्रजातंत्र का अपना एक महत्व है, क्योंकि वहां पर जो है संसदीय सरकार को अपनाया गया, और संसदीय सरकार जो है राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकती है। ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखता है। और जिस दल को आम चुनाव में बहुमत प्राप्त होती है उसी दल की सरकार स्थापित भी हो जाती है। ये कई मानने में कई देशों में देखने को मिला है, जिसका बहुमत होता है, जिसका बहुमत प्राप्त होती है उसी की सरकार स्थापित हो जाती है, और जिस दल की बहुमत प्राप्त नहीं होता है उस दल को विरोधी दल के रूप में सदैव कार्य करना पड़ता है। और कहते हैं विरोधी दल, ये नहीं कि विरोधी दल उनका अस्तित्व ही नहीं होता है, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार जो है सरकार में विरोधी दल का होना भी कई मानने में इंपॉर्टेंट रहता है। और इस प्रकार संसदीय सरकार जैसे इंग्लैंड में अपनाया गया है दलों पर आधारित होती है। दलों के बिना संसदीय सरकार को चलाना कठिन नहीं बल्कि असंभव सी मानी जा सकती है, क्योंकि अगर इसमें अगर दल नहीं बनाया गया तो दल नहीं रहेगा तो संसदीय सरकार को चलाना बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों की महत्ता दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। आज इंग्लैंड में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं जिनको हम अनुदारवादी यानी
कंजर्वेटिव्स पार्टी कहते हैं, और दूसरा जो है श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी। ये दो दल जो है काफी इंग्लैंड में अपना जो है प्रभुता स्थापित कर चुकी है, ठीक है, जिनमें अनुदारवादी यानी कंजर्वेटिव्स पार्टी है और एक लेबर पार्टी है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई पार्टी हैं, जैसे कि इन दलों के अतिरिक्त वहां पर जो है आपको दिखेगा उदारवादी दल, साम्यवादी दल तथा एक जो है लिबरल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी सम्मिलित है। तो कहते हैं यहाँ पर जो ये पार्टियां हैं और उनकी क्या महत्व है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही रोचक रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहले पार्टी के विषय में, जो अनुदारवादी को जो है फॉलो करती है, तो उसमें क्या विचारधारा है और किन्होंने बनाया है इनको उसको। तो यहाँ सबसे पहले पार्टी हमारे समक्ष आया है अनुदारवादी दल। देखिए, इंग्लैंड के राजनीतिक दलों की संगठन एवं नीतियां के बारे में जानना अत्यंत रोचक रहेगा और समझ के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप पोल साइंस के स्टूडेंट हो, अगर फाइनल ईयर में 5th सेमेस्टर में हो, तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सी पार्टियां और क्या इसका महत्व है और क्यों इस पार्टियों की जो है इतनी विशेषता इंग्लैंड में रखी गई है। तो सबसे पहले तो हमारा यही आता है अनुदारवादी दल। देखिए, अनुदारवादी दल कंजर्वेटिव पार्टी के नाम से जाना जाता है और इसको जेगनस के अनुसार ये बात बताया था उन्होंने कि जब सन 1912 में हिग दल यानी विंग्स को प्रभुता काल में जो है सुधारवादी अधिनियम पास हो गया, तो चौधरी दल की अनुयायियों ने यह आवाज बुलंद की कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व खतरे में है, और उस समय उन्होंने उसकी रक्षा के रूप में अपने दल का नाम जो है कंजर्वेटिव्स अर्थात रक्षा करने वाला रख दिया। यानी उसी समय से जो है इसकी उत्पत्ति हो गई, क्योंकि उस समय रक्षा करने के लिए किसी न किसी पार्टी का जो है हाथ ऊपर करना जरूरी था। तो इसमें जो है उन्होंने अपना योगदान दिया। कहते हिग दल के विंग्स के प्रभुता काल के सुधारवादी अधिनियम पास हो गया और टैरी दल के अनुयायियों ने ये आवाज बुलंद की कि ब्रिटिश का अस्तित्व खतरे में है और उनके लिए एक नया दल की आवश्यकता है। तब जाके जो है कंजर्वेटिव्स अर्थात रक्षा करने वाली पार्टी की जो है यहाँ पर बुलंद हुआ और ये सामने आया। कहते हैं इंग्लैंड के राजनीतिक दलों में अनुदारवादी दल को मुख्य स्थान प्राप्त है। मई 2010 के चुनाव में अनुदार दल ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से सरकार का निर्माण भी किया था, और इस दल के समर्थन में मुख्यतः जमींदार, जागीरदार, बड़ी बड़ी मिलों के मालिक, व्यापारी, चर्च के पादरी शामिल थे। तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट बात था कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है इनमें कई लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें जमींदार, ठीक है, जागीरदार, बड़ी बड़ी मिलों के मालिक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो था पादरी का होना, क्योंकि पादरी का होने का मतलब ही था कि जीत हो जाना। संसद में प्राय उच्च मध्य वर्ग के लोग ही अनुदार दल के सदस्य होते हैं। चुनाव जीतने के लिए अनुदान दल को प्राय मध्य वर्ग एवं श्रमिक वर्ग को मतदाताओं का भी सहारा लेना पड़ता है। वर्तमान समय में दल की संख्या जो है लगभग 25 लाख है। देखिए, अभी के समय में अगर देखा जाए तो इसमें जो है दल की संख्या जो है 25 लाख है, और कहते हैं इसमें मध्य वर्ग के लोग के भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर बात करते हैं हम इसके संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो कहते हैं अनुदान दल का संगठन बहुत आसान है। ठीक है, इस दल की सबसे छोटी इकाई जो है लोकल कंजर्वेटिव एसोसिएशन है, यानी सबसे छोटी इकाई। यह छोटी इकाई पार्टी में नए सदस्यों को शामिल करती है। जो नए सदस्य होते हैं उनको छोटे ही जो है ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित होना पड़ता है, तब जाके वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह इकाई अपनी कार्य एक जो है कार्यकारिणी समिति यानी एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी के द्वारा करती है, और इस समिति में कई अध्यक्ष, सचिव तथा कोष अध्यक्ष को शामिल किया जाता है। यानी ये पार्टी जो है मैक्सिमम कई लोगों के महानता सोच विचार से चलती है। उसमें अध्यक्ष भी होता है, सचिव भी होता है और कोष अध्यक्ष भी सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह इकाई पार्टी के सदस्य की संख्या को बढ़ाने का सदैव प्रयत्न करती रहती है। तो ये भी एक राजनीति एक चाल है, एक समझ है कि जितना हो सके लोगों को जो है अपने पार्टी का सदस्य बनाना, और इससे क्या होता है पार्टी मजबूत होती है तथा इसके साथ ही निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का चुनाव भी उन्हीं में से की जाती है। यह इकाई पार्टी के सिद्धांत एवं नीतियों की व्याख्या करती है ताकि साधारण जनता भी इस नीति को समझ सके, क्योंकि जब जनता को नीति की समझ होगी तो वो पार्टी के विषय में अच्छे से जान भी सकेंगे। इन इकाइयों के ऊपर एक बड़ी संस्था है जिसका नाम जो है अनुदान है, और संसदीय मंडलों की राजनीतिक यूनिट यानी नेशनल यूनिट ऑफ कंजर्वेटिव्स एंड यूनिट ऑफ एसोसिएशन नाम है। इसमें एक अध्यक्ष, एक सभापति, 3 उप
सभापति तथा 2 सचिव होते हैं। इनके मुख्य कार्य जो है चुनाव क्षेत्र में दलीय संघों की स्थापना करना और दल के समस्त संगठनों में समस्त स्थापित करना, दल के केंद्रीय कार्यालय से संबंधित बनाए रखना भी इनका एक उद्देश्य होता है। इसका सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है और इसकी एक केंद्रीय परिषद यानी सेंट्रल काउंसिलिंग तथा एक कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। केंद्रीय परिषद में नेता, दल के अधिकारी, संसदीय कार्यकारिणी समिति तो सारे जो होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं। इनका एक महत्वपूर्ण स्थान भी होता है क्योंकि सारे सम्मिलित रहते हैं और सारे निर्वाचित रहते हैं, तो इसका अपना एक काम होता है। अगर देखा जाए इनकी ये जो है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रीय संगठन के 4 प्रतिनिधित्व आदि सम्मिलित होते हैं। केंद्रीय परिषद की कुल संख्या लगभग जो है 6000 होती है और केंद्रीय परिषद सेंट्रल काउंसिलिंग दल की जो है शासकीय निकाय यानी गवर्निंग बॉडी है, परंतु इसका आकार बड़ा होने के कारण इसकी महानता न होने के बराबर है। इसकी अधिवेशन वर्ष में 2 बार होता है और राष्ट्रीय संगठन की यह कार्यकारिणी समिति होती है कि जिसकी सदस्य की संख्या 150 है। ये सदस्य मुख्यतः प्रांतीय क्षेत्र से आते हैं और कार्यकीय समिति वास्तव में दल के शासन को संचालित करने वाली होती है और इसका अधिवेशन प्रति मास होती है। देखिए, अगर राजनीतिक में बने रहना होता है तो पार्टियों का ये होता है कि जनता के समक्ष और जनता के विश्वासों पे खड़ा होना भी जरूरी है। तो ये पार्टी ने बहुत ही इसको सहजता के साथ इस बात को आगे उठाया है क्योंकि इसका काम ये भी होता है कि जनता के साथ मिलना और जनता के साथ विचार विमर्श करना और जनता के लिए वोटिंग करना। तो ये सारी बातें जो है जनता के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के ही सवाल आता है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टी जो है काफी इंपॉर्टेंट बन के उभर रही है। अगर बात यहाँ पर हम करें अनुदान दल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दल का नेता होता है। दल का नेता 1 वर्ष के लिए नहीं चुना जाता है बल्कि एक बार नेता चुना जाने पर तब तक नेता रहता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक इंसान की मृत्यु न हो जाए तब तक जो है वो त्याग पत्र नहीं देता है। दल का नेता बहुत शक्तिशाली होता है। नीति निर्माण का कार्य प्राय नेता ही करते हैं और कार्यकारिणी समिति के सदस्य उसके सलाह के रूप में कार्य करते हैं और दल का नेता एक कार्यकारिणी समिति यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी की नियुक्ति भी करता है जिसमें समस्त व्यवसायिक समितियों के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। दल का नेता ही प्राय अपने दल के हाउस ऑफ कॉमन्स में नेता होता है, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में नेता होता है जो कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है। और कहते हैं 1979 ईस्वी में आम चुनाव में यानी 1979 में आम चुनाव में अनुदान दल के कॉमन सदन में जो है 339 सीटें प्राप्त हुई थी, यानी 339 सीटें इसको प्राप्त हुई थी और अनुदान दल की नेता श्रीमती जो है थैचर प्रधानमंत्री बने। यह पहला अवसर था जब महिला ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी और जून 1983 और जून जो है 1987 के चुनाव में अनुदान दल के प्रधानमंत्री थैचर के नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय प्राप्त भी किया। कहते हैं अप्रैल 1992 के चुनाव में अनुदान दल की प्रधानमंत्री जॉन मेजर के नेतृत्व में बहुमत प्राप्त हुआ और सन जो है मई 1997 में कॉमन सदन के चुनाव में अनुदान दल के प्रधानमंत्री जॉन मेजर को नेतृत्व में करारी हार का भी सामना करना पड़ा। यह पार्टी कॉमन सदन की कुल संख्या का 659 सीटों से मात्र 165 सीटें ही प्राप्त कर सकी, जो कि बहुत बड़ी हार यहां पर देखने को मिल सकता है। अनुदान दल की हार का महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि प्रधानमंत्री जॉन मेजर राजनीतिक तूफान की गहराई और समय के साथ बदली हुई मतदाताओं की भावनाओं को नहीं समझ पाए। अनेकों मंत्रियों की भ्रष्टाचार और रंगरलिया के आरोपों के कारण त्याग पत्र देने पड़े, जिससे अनुदान दल की सरकार की स्थिति खराब हो गई और जून 1997 में अनुदान दल के जॉन मेजर की जगह विलियम हेगा की सरकार की स्थापित खराब हो गई और विलियम हेगा को अपना नेता चुन लिया गया। विलियम हेग जो है पिछले लगभग 150 वर्ष में अनुदान दल के सबसे युवा नेता हैं और मई 2005 के आम चुनाव में पुनः इस दल को पराजय का सामना करना पड़ गया, परंतु मई 2010 के चुनाव में अनुदान के 304 सीटें प्राप्त हुई और इस पार्टी के नेता डेविड कैमरॉन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। और कहते हैं 2015 में हुई चुनाव में अनुदान दल के स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और तथा डेविड कैमरॉन जो है पुण्य प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह से जो है इनके उतार चढ़ाव देखने को मिला। उसके पश्चात जब
कहते हैं जून 2017 में हुए चुनाव के बाद अनुदान दल के जो है डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर थेरेसा मे के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का निर्माण किया। दिसंबर 2019 में हुए कॉमन सदन के चुनाव में इस दल के पूर्ण बहुमत प्राप्त करके ही श्री बोरिस जॉनसन को नेतृत्व में सरकार बनाई गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था इस पार्टी का। कहते हैं केंद्रीय कार्यालय, कहते हैं सेंट्रल ऑफिस, अनुदान दल का केंद्रीय कार्यालय जो है 32 स्मिथ स्क्वायर लंदन में स्थित है। यह कार्यालय पार्टी अध्यक्ष के देखरेख में सारा प्रबंधक का ये कार्य करता है। यदि अनुदान दल की सरकार बनी है तो इस समय जो है प्रधानमंत्री को ही दल का नेता माना जाता है। अगर हम यहाँ बात करें अनुदारवादी दल की सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी की क्या प्रिंसिपल है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात रहेगा यहाँ पर कि इसके प्रिंसिपल किस बेस पे कार्य करते हैं। अनुदारवादी दल जैसे कि इसका नाम है पुरानी संस्थाएं और विचारधाराओं को बनाए रखने में पक्ष में है, यानी पुराने विचारधाराओं को लेकर चलना ही कंजर्वेटिव पार्टी का एक मेन लक्ष्य है। इस दल का विश्वास है कि पुरानी संस्थाओं को रीति रिवाज एवं परंपराओं में कोई खास परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अनुदान दल नीति संपत्ति और जो स्थापित चर्च राज मुकुट साम्राज्य और देश विदेश की पूंजीवाद कुलीन के वर्ग के प्रमुख समर्थक है। तो ये काफी इनके बात जो है पुराने समय को लेकर चलना ही सबसे बड़ी इनके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इंग्लैंड में राजतंत्र बने रखने का कारण अनुदारवादी दल भी है, क्योंकि इंग्लैंड में जो अगर राजतंत्र बना हुआ है तो इसका कारण सबसे बड़ा जो है अनुदारवादी दल ही है। यह दल राजा और समस्त शक्तियों का स्रोत माना जाता है और यह दल राजा की शक्तियों को कम करने के पक्ष में नहीं है और यह दल चाहता है कि अधिक से अधिक शक्तियां राजा को दी जाए। इसका विश्वास है कि राजा के बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए, ये विचारधारा तो काफी मानने में इंपॉर्टेंट भी है और सिद्धांत भी देखा जाए तो, क्योंकि राजा के ये फेवर में पार्टी सदैव रही है। अनुदार दल जो है इंग्लैंड के चर्च की स्थिति को बनाए रखने के पक्ष में भी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर चर्च जिनके हाथों में होती है उन्हीं की जो है सरकार बनी रहती है, क्योंकि चर्च के सदैव पुराना संस्थाएं और जो है रूढ़ियों का समर्थन किया है। इस दल के अनुसार सभी नागरिक चर्च के अधीन है, सभी नागरिक जो होते हैं चर्च के अधीन होते हैं। अनुदान दल हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समर्थन करता है। इसके अनुसार लॉर्ड्स के समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर यह दल इस सदन को जो है अधिक शक्तियां देने के पक्ष में है, क्योंकि जितना अगर सदन को शक्तियां दिया जाए वो उतना पावरफुल होगा। अनुदार दल के सरकार के समाजवाद की नीतियों का सदैव समर्थन किया है और सन 1947 में जब भारत और को स्वतंत्र दी गई तब अनुदार दल के नेता चार्ल्स का इसका विरोध भी किया था कि भारत को क्यों स्वतंत्रता दी गई। इस दल के सिद्धांत के अनुसार जिस देश पर इंग्लैंड का अधिकार है वह अधिकार परमाधिकार है और सदैव रहना ही चाहिए। ये विचार था इस दल का। कहते हैं जून 1970 में पद ग्रहण करने के बाद अनुदार दलीय लीज सरकार के द्वारा पश्चिमी यूरोप के राज्य के साथ संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई गई और इसी के अंतर्गत ब्रिटेन में यूरोपियन साझा बाजार यानी ECM की सदस्यता प्राप्त की। अपने त्याग पत्र से पूर्व 1970-74 में हित मंत्रिमंडल की एशिया से अमेरिका के साथ सैन्य शक्ति बढ़ाने की योजना भी बनाई गई थी। अगर देखा जाए अनुयायी दल यानी नीति संपत्ति का समर्थन करता है। इसके अनुसार सरकार को जो है निजी संपत्ति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उद्योग का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इस दल ने प्रत्यक्ष करों का सदा विरोध किया है और इस प्रकार अनुदान दल राजा साम्राज्य स्थापित चर्च निजी संपत्ति पुरानी परंपराएं का भी समर्थन किया है। इसमें डॉक्टर फाइनेंस का कथन है कि अनुदान दल का सारा उन सामाजिक संस्थाओं में खोजा जाना चाहिए जिनके यह दल सामान्य अनुदान करता है तथा उसकी जो है प्रगति के प्रति दृष्टिकोण में यह दल चाहता है कि इंग्लैंड में क्राउन की सत्ता बनी रहे, यानी राजा का सत्ता सदैव यहाँ पर बने रहे। और देखा जाए तो यह भारत की स्वतंत्रता के भी खिलाफ था और राष्ट्रीय एकता रहे और व्यक्तिगत संपत्ति में राज्य का अस्तित्व न हो। तो ये बातें जो थी इस पार्टी की मुख्य विशेषताओं में से एक थी। 1979 के आम चुनाव के अवसर पर अनुदान दल के नेता ने खुलकर समाजवादी व्यवस्था का विरोध भी किया था। वास्तव में अनुदान दल की जीत का मुख्य कारण भी यही था। श्रीमती थैचर के अनुसार
जो चुनाव अभियान के दौरान दावा किया गया था कि समाजवाद को ब्रिटेन को बचाने का ये अंतिम मौका है। उन्होंने करों में कटौती करने और मजदूर यूनियनों पर कुछ पाबंदी लगाने और मजदूरों को अधिक काम करने प्रोत्साहित करने तथा पूंजी निवेश के लिए सुविधाएं देने का अवसर दिया। अनुदान दंड के अग्रवादी जो है तत्व महंगाई और बेरोजगारी के वातावरण में भारतीय मूल के निवासियों के विरुद्ध भी हो गए। तो ये काफी बहुत बड़ा संकट का सामना था। अनुदान दल यूरोपीय समुदाय के इंग्लैंड को बाहर निकालने के पक्ष में है और यूरोप में एक सामान्य मुद्रा बनाने के पक्ष में है। अनुदान पार्टी जो है कश्मीर के मामले पर मध्यस्थता करने का समर्थन भी करता है। यदि दोनों देश भारत और पाकिस्तान ब्रिटेन के समझौता करने को कहे तो अनुदान पार्टी यह भी चाहता है कि कश्मीर समस्या के हल करने के लिए होने वाली वार्ता की पूरक शर्त यह होनी चाहिए कि आतंकवाद भारी समर्थन पर रोक लगे। तो ये कई मानने में इस पार्टी की जो है अपनी विशेषता है और अपनी रूल रेगुलेशन है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये पार्टी काफी इंग्लैंड के लिए महत्वपूर्ण है। बेसिकली इसका विचारधारा जो है पुरानी है, लेकिन इसने जो है इंग्लैंड को जो है रीढ़ की हड्डी बनाई है। और कहते हैं राजा का अस्तित्व अभी तक इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये पार्टी जो है अस्तित्व में है, क्योंकि क्राउन की शक्ति जितनी भी बढ़ रही है वो सारे इसी पार्टी के ही देन है। तो ये पार्टी जो है पुरानी परंपराओं को लेके आगे बढ़ना चाहती है। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भी इसने विरोध किया और कहते हैं यहाँ तक कि कश्मीर की जो समस्या है भारत पाकिस्तान पे, तो इस पे भी ये अपना मध्यस्थता का काम कर रही है। तो इस प्रकार जो इस पार्टी का जो है बहुत महत्वपूर्ण है इंग्लैंड में और इंग्लैंड के पार्टियों में। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था। अगला हमारा पार्टी है श्रमिक दल। इंग्लैंड के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टी में से एक माना जाता है। कहते हैं श्रमिक दल की कई दशकों तक जो था अपना प्रभुत्व स्थापित हो सका और श्रमिक दल के कारण ही कई मानने में जो है हमारा देश पे भी इसका प्रभाव देखने को मिला। तो श्रमिक दल जो इंग्लैंड के इतना महत्वपूर्ण दल था, कहते हैं कुछ ही दशक तक जो है अपना अधिकार और जो है अपना शासन चला सका। कहते हैं इंग्लैंड के राजनीतिक दलों में दूसरी मुख्य दल जो है श्रमिक दल का आता है। इस दल की स्थापना जो था 1906 ईस्वी में हुई थी, परंतु आज इस दल ने उदारवादी दल का स्थान ले लिया है। यानी आज जो है उदारवादी की जगह पर जो है ये दल अपना कार्य जो है बखूबी अच्छे से कर रही है। श्रमिक दल जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट जो है मजदूरों का दल है। इसमें सब मजदूर आते हैं और उन मजदूरों के जो है तकलीफों को इसमें ध्यान रखा जाता है। कहते हैं इसके मुख्य तौर पर श्रमिक वर्ग आते हैं। जितने भी श्रमिक वर्ग होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं और इसके जो अपनी समस्याओं हैं उनको समक्ष रखते हैं। परंतु आज श्रमिकों के अतिरिक्त जो है कुशाकों को अन्य वर्गों में शैक्षिक, इंजीनियरिंग, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी इत्यादि को भी समर्थन प्राप्त है। यानी आज देखा जाए तो श्रमिक जो दल है सिर्फ एक जगह सिमट के नहीं रह गया है। ये अन्य वर्ग जैसे शिक्षक हो, इंजीनियर हो, पत्रकार हो, सरकारी कर्मचारी हो इत्यादि पर भी जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं अगर स्त्रियों को मताधिकार और अन्य अधिकार का समर्थन करने के कारण यह दल जो है ब्रिटेन के नारी वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय हो गया और श्रमिक दल की सदस्यता लगभग 70 लाख है। यानी श्रमिक दल की सदस्य दे सकते हो कि 70 लाख है, जो कि काफ़ी है। और कहते हैं ये दल आगे इसलिए बढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि स्त्रियों की समर्थन तक जो थी काफ़ी हद तक मिलने लग गई और किसी भी देश के जो है करने के लिए, जीतने के लिए औरतों के साथ होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्रियां जो है उन्होंने काफ़ी इसको लोकप्रिय बना दिया। श्रमिक दल दूसरे दलों की अपेक्षा अधिक संगठित है। यानी देखा जाए तो श्रमिक दल जो है दूसरे दलों की अपेक्षा काफ़ी संगठित और सुलभ है। श्रमिक दल एक प्रकार का संघ है, फेडरेशन है, जिसमें ट्रेड यूनियन, समाजवाद सभाएं यानी सोशलिस्ट और सोसाइटीज तथा व्यक्तिगत सदस्य शामिल होते हैं। इस दल का वार्षिक अधिवेशन जो होती है जिसमें जो है विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और वार्षिक सम्मेलन में निम्न संस्थाओं के संगठन के लिए 1100 से भी अधिक प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इस वार्षिक अधिवेशन में ही दल की नीति का निर्णय किया जाता है। दल के वार्षिक अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यपालिका समिति या नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ कम्युनिटीज का चुनाव भी किया जाता है और इसे समिति के जो है 28 सदस्य होते हैं और इस समिति के सारे देश में दल के संगठन और कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए सुचारू बनाया जाता है। यह समिति जो है केंद्रीय कार्यकाल का मार्ग प्रदर्शन करती है, यानी मार्गदर्शन करने के महत्वपूर्ण योगदान भी देती है। इस दल का एक नेता है
भी होता है, पर उसकी स्थिति वह नहीं है जो कि अनुदार दल के नेता की होती है, दूसरे दल की नेता की होती है। इसका बहुत साफ जाहिर बात होता है। श्रमिक दल का नेता संसद व श्रमिक दल के सदस्य द्वारा ही चुने जाते हैं। कहते हैं 3 मई 1979 से आम चुनाव में श्रमिक दल की हार ही हुई है, यानी 1979 से लेके आज तक जो है इसकी काफ़ी हार हुई है। और 1983, 1987 और 1992 के चुनाव में श्रमिक दल की जोरदार हार हुई। और कहते हैं 1992 के आम चुनाव में अवसर पर ऐसा प्रतीत था कि शायद लेबर पार्टी सत्ता में आए, परंतु लेबर पार्टी नील क्लिनेंस के नेतृत्व में चुनाव हार गई, जो कि बहुत बड़ा झटका था। यानी कहते हैं कई दशक तक जो है ये श्रमिक दल चुनाव में हारती रही और इसका पार्टी जो था खोखली होती चली गई। लेकिन कहते हैं कि कोई पार्टी अगर हार रहा है तो जीतने का भी कई जो है रास्ते निकलते हैं। तो आगे चल के ये पार्टी काफ़ी विस्तृत बनी और काफ़ी जीत के लिए अग्रसर भी हुई। यदि बात करें मई 1997 के चुनाव में लेबर पार्टी ने युवा नेता टॉनी ब्लेयर के नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय हासिल किया और इस पार्टी को कॉमन सदन की कुल जो 659 में से 419 सीट प्राप्त हुई, जो कि बहुत बड़ी जीत थी। एक इंडिपेंडेंट पार्टी के लिए इतनी बड़ी जीत होना एक आम बात नहीं थी। कहते हैं 1974 के बाद से लेकर पार्टी जो है पहली बार विजय हुई और गत 165 वर्ष के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत भी थी। यानी 165 वर्ष के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत मानी गई। और मई 2005 के आम चुनाव में भी श्रमिक दल की लगातार तीसरी बार जीत हुई, परंतु मई 2010 के चुनाव में श्रमिक दल के केवल 257 सीट ही प्राप्त हुई और पार्टी के 13 साल पुराने शासन का अंत भी हो गया। और मई 2015 और जून 2017 एवं दिसंबर 2019 के चुनाव में इस दल की हार का सामना करना पड़ा। यानी तीनों इलेक्शन में जो है श्रमिक दल की बहुत जोरदार हार हुई। अब हार होने के पीछे कई कारण थे, तो उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे श्रमिक दल की सिद्धांत क्या थी, किस सिद्धांत पे श्रमिक दल जो थी आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर अगर हम श्रमिक दल के सिद्धांत के विषय में चर्चा करें तो आपको पता होना चाहिए कि श्रमिक दल के सिद्धांत क्या है। श्रमिक दल पुराने रीति रिवाजों में विश्वास नहीं रखता था, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात था। आपको पता है पहले पार्टी के विषय में जो जिसके विषय में हमने पढ़ा था वो था अनुदारवादी दल, यानी कंजर्वेटिव पार्टी जो थी पुरानी विचारधाराओं को काफ़ी प्रायोरिटी देती थी और क्राउन्स के जो है लाना चाहती थी। लेकिन इसके विपरीत ये पार्टी बनाई गई थी। ये पार्टी का विचारधारा था कि पुरानी रीति रिवाजों को विश्वास नहीं रखती थी और यह समाज के ढांचा को बदलना चाहता था। इस दल का मुख्य उद्देश्य जो था प्रजातंत्री ढंग से समाजवाद की स्थापना करना था। यह दल निजी संपत्ति के विरुद्ध थे और इस दल के अनुसार सरकार को जनसाधारण की हितों की रक्षा के लिए निजी संपत्ति में हस्तक्षेप करने का पुण्य अधिकार भी था। यह दल बड़े बड़े उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी ताकि यह धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित न हो सके। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात थी कि राष्ट्रीयकरण करने से यही होता है कि किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत धन जो है इकट्ठा नहीं होता, ये धन जो होता है जनता में बढ़ जाती है। तो इस पार्टी का जो है साफ शब्दों में कहा जाए तो बड़े बड़े उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना ही इसका सबसे पहला उद्देश्य था, ताकि धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित न रहे। देश का धन सामान्य वितरण होना भी चाहिए, यही इसका विचारधारा था, जिसे जो है प्रत्येक नागरिक इसका लाभ उठा सके। दूसरे शब्दों में अगर इस दल के अनुसार उत्पादन के साधनों पर समस्त जनता का अधिकार होना चाहिए, समस्त जनता को ही लाभ होना चाहिए, ये विश्वासधारा के साथ श्रमिक पार्टी आगे बढ़ रही थी। श्रमिक दल ने जो है 1945 से 1950 तक के अपने सत्ता काल के समय में जो है राष्ट्रीय बैंक, कोयला उद्योग, परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पर। 1951 के बाद श्रमिक दल के राष्ट्रीयकरण के स्थान पर सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन पर बल दिया। यानी राष्ट्रीयकरण को छोड़ के इन्होंने किस पे ध्यान दिया? सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन पर जो है श्रमिक दल ने अपना जोर दिया। कहते हैं अक्टूबर 1974 में जारी किए गए चुनाव घोषणा पत्र में श्रमिक दल ने निजी कंपनियों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने, अमीरों पर
अधिक कर लगाने व संपत्ति और शक्ति में ऐसा संतुलन स्थापित करने की बात कही जो श्रमिक वर्ग के हितों में थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। और 1994 में लेबर पार्टी ने नए नेता टॉलिस वेलर की पार्टी के नेतृत्व के मुख्य कार्यक्रम महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किया। बात यहाँ हम टर्नी की करें तो टर्नी वेलर ने पार्टी का समाजवादी मुखौटा तुरंत उखाड़ फेंका ताकि पार्टी के ब्रिटेन के राजनीति के मुख्य धारा में फिर से जलाया जा सके। यानी टर्नी जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व वाला था टर्नी वेलर, उसने जो पार्टी की जो समाजवादी मुखौटा था तुरंत उखाड़ के फेंक दिया ताकि राजनीतिक धारा में फिर से आया जा सके। समाजवादी व्यवस्था न कि आर्थिक दुर्दशा के वंचित होने वाले ब्रिटिश नागरिकों को स्पष्ट कर दिया कि अब जो है लेबर पार्टी ने भी समाजवादी शब्द को संविधान से निकाल दिया। और कहते हैं अप्रैल 1997 में चुनाव घोषणा पत्र में यह स्पष्ट घोषणा की गई कि पार्टी सत्ता में रहकर भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे दरदाताओं यानी खून पसीनों की कमाई निरट्ठे पर पेट भरने और प्रशासनिक फजूल खर्चों में गवाई जाए। तो ये कोई भी प्रशासन के लिए और कोई भी क्षेत्र के लिए ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो मजदूर अपने कार्य प्रणाली से अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं और देश की जो है भविष्य को निर्धारित करते हैं, उनके फजूल के खर्चों पे नियंत्रण रखा जाए। लेकिन इसमें भारत जो है 10 कदम आगे है। यहाँ पर तो कहते हैं इतने पार्टियों की पैसा खर्च होती है फजूल की जिसपे कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, सारे पार्टी जो है अपने अपने पार्टियों को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, यहाँ तक कि लोगों को लालच का भी पिटारा खोलती है। तो कहते हैं ये पिटारा काफ़ी दिनों तक नहीं चलेगी, ये कंफर्म है। जिस दिन भारत के नागरिकों को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सिर्फ एक दिखावा है, धुंधला सपना है जिसमें सिर्फ कहते हैं अच्छे दिन आने की बात बताई जाती है लेकिन अच्छे दिन आते नहीं है। जिस दिन भारत के नागरिकों को ये भ्रम टूट जाएगा उस दिन भारत भी जो है इन मोह माया से छुटकारा पा जाएगा। तो ये पाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी पार्टी का सिर्फ यही मकसद होना चाहिए कि हर एक गरीब, हर एक इंसान को जो है सुचारू रूप से जीवन यापन करने के लिए हर चीज़ चाहिए। इस पार्टी ने भी कुछ इसी तरह से किया कि जो मजदूर है खून पसीने से कमाए गए पैसे होते हैं उनके फजूल खर्चों पे सबसे बड़ी कार्रवाई किया। पार्टी हथियार विशेषकर परमाणु तथा रासायनिक हथियारों के भंडार करने से रोकने के लिए प्रतिबंधित हुआ। पार्टी ने सरकारी फजूल खर्चों में कटौती के द्वारा मुद्रा समृद्धि पर भी नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने का संकल्प भी लिया। खोखले हो चुके कंपनियों का उद्धार करने के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना कंपनी ने अपना महत्वपूर्ण स्थान समझा। यानी श्रमिक पार्टी ने इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया। और कहते हैं यूरोपीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ब्रिटेन के साथ जो है साख बचाना काफ़ी इम्पोर्टेंट रह गया था, इसलिए अफ्रीका तथा एशिया देशों के साथ खुले दिल से सहयोग बढ़ाने के लिए लेबर पार्टी वचनबद्ध हो गई। और लेबर पार्टी यूरोप में जो है सिंगल मार्केट का सिद्धांत लागू करने के पक्ष में है ताकि ब्रिटिश कंपनियों को नए नए अवसर उपलब्ध करवाया जा सके। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी। कहते लेबर पार्टी जो थी काफ़ी सिंगल मार्केट का सिद्धांत लागू करने के पक्ष में थी ताकि ब्रिटिश कंपनियों को नए नए अवसर उपलब्ध करवाए जा सके। लेबर पार्टी ने सामान्य कृषि नीति अपनाकर जो है व्यापक सुधार कार्यक्रम लागू भी किए जाने के मध्य निम्न जो है आदान वर्ग के किसानों के हितों की रक्षा का वादा भी किया। पार्टी ने मतदाताओं को रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम के साथ साथ प्रशासन तथा सरकार के स्वच्छ स्तर की पारदर्शिता रखने का विश्वास भी दिलाया। कहते लेबर पार्टी ने अल्पसंख्यकों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अनेक कार्यक्रम के वादे भी किए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। इसलिए बाहर से आकर बसने वाले लगभग कहते हैं 10 लाख अश्वेत अल्पसंख्यकों ने लेबर पार्टी का समर्थन किया। यानी लेबर पार्टी ने इन अश्वेत अल्पसंख्यकों को काफ़ी प्रेरणा दिया, सहयोग दिया और इससे 30 लाख अश्वेत अल्पसंख्यकों का सहारा भी मिला। संक्षेप में लेबर पार्टी की नीति का कार्यक्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। लेबर पार्टी ने नेता टॉड वेलर्स ने भी समाजवादी की नई परिभाषा देकर समाजवाद का जो है तिरस्कार कर दिया, जिसकी सराहना थैचरवाद के भक्तों ने भी किया। और वेलर्स ने कहा कि मूल धारणा यह है कि वैश्विकता उपलब्धि के लिए दृढ़ और संयुक्त समाज का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें समाजवाद कहते हैं। यानी इस प्रकार समाजवाद का जो है वहाँ पर उदय हुआ। आगे जो यहाँ श्रमिक दल के जो है सीमित राजतंत्र के पक्ष में थे, ये दल राजा को कम से कम शक्तियाँ देना चाहते थे। इस दल द्वारा जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रचना भी की
जो है सख्त आलोचना भी की गई। यानी यहाँ पर जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रचना की सख्त आलोचना भी किया गया और इसके अनुसार जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सुधार भी होना चाहिए ताकि इसे अधिक से अधिक जो है उपयोगी बनाया जा सके अथवा इसे समाप्त भी कर दिया जा सके। तो ये पार्टी जो कई मायने में जो है क्राउन्स का जो है साफ विरोधी था और वो चाहता नहीं थे क्राउन्स का जो है काफ़ी शक्ति बढ़े। श्रमिक दल लोकतंत्र का समर्थन था, वो नागरिकों को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता देने के पक्ष में सदैव ही रहता था, इसलिए श्रमिक दल अपना महत्वपूर्ण जो है लोकतंत्र के समर्थन में लगाता था। श्रमिक दल जो है समाजवादी की नीतियों में विश्वास नहीं रखता था। इसकी सबसे बड़ी बात थी कि श्रमिक दल जो था समाजवादी नीतियों के विश्वास नहीं रखता था। यह दल चाहता था कि समाजवाद के प्रत्येक देशों को अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार दिया जाए, यानी प्रत्येक देश को जो है अपना शासन चलाने का पुण्य अधिकार है, इसमें दूसरे देश के द्वारा जो है पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। भारत को जब स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड में इसी दल की सरकार थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी इस समय। यदि यह दल उस समय शक्ति में न होता तो शायद भारत को जो है 1947 में जो क्रांति प्राप्त हुई, स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वो शायद न भी प्राप्त होता, क्योंकि शक्ति न होता तो शायद ही भारत को जो है 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त न होती। यह दल जो है अनुदान दल की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन भी करता था और इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिक अधिकार मिलने चाहिए ताकि संसार में शांति की स्थापना किया जा सके। यह दल चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्वक निपटारा जाए। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि कुछ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मान लीजिए अगर लेबर पार्टी नहीं होता तो शायद भारत के जो दुर्दशा थी उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि इसी दल के कारण ही भारत को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई और ये बहुत बड़ी बात थी इस पार्टी का। ठीक है, बेशकली अपने देश में जैसे भी रहे लेकिन भारत के लिए इसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। कहते हैं अप्रैल 1997 का चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया कि मानवाधिकार की सुरक्षा लेबर पार्टी की विदेश नीति की अहम हिस्सा होगी। अब देखिए, मानवाधिकार की सुरक्षा करना कई मायने में इम्पोर्टेंट भी था उस समय। लेबर पार्टी की सरकार जो है नरसंहारों और युद्ध अपराधों और मानव के खिलाफ अपराध की जांच के लिए अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संगठन का प्रयास भी करेगा, इस बात पर जोर दिया। घोषणा पत्र में कहा गया कि लेबर पार्टी की संख्याओं में संयुक्त सरकार की जो है राज्य के बड़े पैमाने पर सुधार का जो है दबाव डालेगी। लेबर पार्टी सुरक्षा परिषद के सुधार का पुनर्गठन के पक्ष में था और लेबर पार्टी का मानना था कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए और सुरक्षा परिषद में विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के समूचे प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये पार्टी का जो था मुख्य धारा थी। देखा जाए तो सुरक्षा परिषद में विश्व के अलग अलग क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये पार्टी का मुख्य विचारधारा था। लेबर पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में प्रक्षेप रूप से कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करने का वादा किया। लेबर पार्टी की सरकार लंबे समय से जारी कश्मीर समस्या का हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान को मदद करेगी। लेबर पार्टी कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जनमत संग्रह के पक्ष में है। वैसे लेबर पार्टी का भी मानना है कि कश्मीर समस्या का एकमात्र हल शिमला समझौता के तहत किया जा सकता है। देखिए, कहते हैं ना, ये पार्टी कई मायने में इम्पोर्टेंट था। लेबर पार्टी जो है बेशकली सत्ता में इतने समय तक नहीं रही, लेकिन जब भी रही किसी न किसी देश की फ़ायदा के लिए अपना अग्रसरीय स्थान इसने रखा और इसी की वजह से भारत भी आज़ाद हुआ। कहते हैं इसमें जो है कश्मीर के समझौते में भी इसका दो टुक है। कश्मीर समझौता वो साफ और जो है सुचारू रूप से करना चाहती है। तो चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात जो है लेबर पार्टी की रहती है। आगे जो हमारा है उदारवादी दल। देखिए, ये उदारवादी तीसरी दल थी जो इंग्लैंड की पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण था, इंग्लैंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उदारवादी दल यानी लिबरल पार्टी जो थी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। कहते हैं उदारवादी दल का उतना ही पुराना इतिहास है जितना कि अनुदारवादी दल की है। एक साथ था जब इसकी महानता उतनी ही थी, यानी जब ये एक दल एक साथ थी तो दोनों की महानता काफ़ी एक जैसे ही थी जितने की श्रमिक दल की थी। कहते हैं 19वीं शताब्दी में जितने भी सुधार अधिनियम पास हुए उन सब का सेहरा जो है उदारवादी दल को ही जाता है। यानी उदारवादी दल ने जितने भी सुधार अधिनियम किया उस सारे के सारे जो था उदारवादी नीतियों के कारण ही सफल हो पाया। कहते हैं 20वीं शताब्दी में आयरलैंड की स्वतंत्रता, मताधिकार संबंधी सुधार और स्त्रियों को मताधिकार, मजदूरों की स्थिति में सुधार और लॉर्ड सदन की शक्तियों में कमी आदि महत्वपूर्ण सुधार इस दल के जो है नेतृत्व में ही हो सका।
राजनीतिक दल में इसकी महानता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, लेकिन 1945 ईस्वी में आम चुनाव में इस दल ने 306 जो है उम्मीदवार खड़े किए थे। यानी 1945 में जो है 306 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से केवल 12 उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हुए और 1950 में इस दल के जो है 9 सीटें मिली, जबकि 1979 ईस्वी में इस चुनाव में जो है इसका कॉमन सदन में 11 सीटें ही मिली। इस दल के समर्थन प्रायः छोटे छोटे दुकानदार, व्यवसाय तथा साधारण आम आदमी व लोग करते हैं, आमदनी वाले लोग ही कर पाए हैं। आजकल उदार दल के सदस्यों की संख्या लगभग 13 लाख है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये दल जो है समाप्त होने के कगार पे आ गया, लेकिन इसकी महानता को हम यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बात किया जाए इस दल के श्रमिक दल तथा अनुदारवादी दल के मध्य का मार्ग अपनाया। ये निजी संपत्ति में विश्वास भी नहीं रखते थे, पर दूसरे और पुण्य जो है राष्ट्रीयकरण के पक्ष में भी नहीं थे। ये स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में थे, परंतु उद्योगों में मजदूरों की हितों की रक्षा के लिए सरकार के कुछ नियम बनाने चाहिए, इस बात पे वो अड़े हुए थे। उदार दल व्यक्तियों के अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना चाहते थे। ये चर्च का विरोध भी करते थे ताकि व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उदार दल के अनुसार लॉर्ड सदन के समाप्त करने की जो है आवश्यकता नहीं है, केवल उनमें सुधार करने चाहिए। ये विचारधारा के साथ ये आगे बढ़ रही थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखता है। बात अगर करें सन 1993 का चुनाव, उदारवादी दल में सोसाइटी पार्टी यानी सोशल पार्टी के साथ मिलकर खड़ा हुआ और इस मोर्चे को 26% मत मिले, यानी 26% मत जो था उदारवादियों को ही मिला, उदारवादी पार्टी को मिला, परंतु सीटें बहुत कम मिली। इसलिए उदारवादी पार्टी के नेता डेविड स्टील ने मांग की कि ब्रिटेन के चुनाव पद्धति बदली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगभग 26% मत प्राप्त करने के बावजूद कुछ दर्जन स्थानों पर जीत पाना अत्यधिक भयावह है। इसमें मतदाताओं में असंतोष पैदा होगा और जून 1987 के चुनाव में उदारवादी दल का जो है समाजवादी लोकतंत्री दल के मोर्चे को केवल 32 सीट ही मिली और 1992 के कॉमन सदन का चुनाव जो है लिबरल पार्टी को निर्बल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है 46 सीटें प्राप्त हुई थी। कहते हैं 2005 के कॉमन सदन के चुनाव में लिबरल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है 63 सीटें प्राप्त हुई, तो जो काफ़ी थी, 63 सीटें प्राप्त करना काफ़ी बड़ी बात थी। और कहते हैं मई 2010 के चुनाव में लिबरल डेमोक्रेटिक को जो है 57 सीटें ही प्राप्त हुई। अनुदार दल के नेता डेविड कैमरन लिबरस डायमंड के सहयोग से प्रधानमंत्री बने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में पहली गठबंधन सरकार का गठन हुआ, यानी ये पहली गठबंधन सरकार थी। लिबरस डेमोक्रेटिक पार्टी नेता जो थे निक क्लेग को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और मई 2015 में हुए चुनाव में इस दल को केवल 8 सीट ही प्राप्त हुई थी। जून 2017 के चुनाव में इस पार्टी को 17 सीटें प्राप्त हुई थी और दिसंबर 2019 के चुनाव में इस पार्टी को सिर्फ 11 सीटें ही प्राप्त हुई। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की आज भी बहुसंख्यक उन्हीं लोगों की है जो पहले लिबरल पार्टी सदस्य हुआ करते थे। यदि यहाँ पर बात करें हम समाजवादी दल यानी कम्युनिटी पार्टी की, तो कहते हैं इंग्लैंड में समाजवादी नाम का भी एक दल है, परंतु इस दल का होना या न होना एक ही बात है, क्योंकि इस दल ने काफ़ी कुछ नहीं कर पाया है। समाजवादी दल अपना कार्य करने के लिए जो है रूस के समाजवादी दल के आदेश प्राप्त करता है और आजकल इस दल को संसद में कोई स्थान प्राप्त ही नहीं है। यानी समाजवादी दल भी जो है इंग्लैंड पार्टी का दल है, लेकिन इसका होना या न होना कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि इस पे जो संसद का एक भी सीट हासिल करना इसके लिए संभव नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, देखिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी जो है इंग्लैंड में है, लेकिन कहते हैं 26 मार्च 1981 को इंग्लैंड में 80 वर्ष बाद एक नई पार्टी की स्थापना की गई थी। इस पार्टी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी रखा गया था। इस पार्टी की स्थापना करने वाले अधिकांश सदस्य वो हैं जिन्होंने नवंबर-दिसंबर 1980 में श्रमिक दल को छोड़ गए थे। यानी 1980 के दशक में जो श्रमिक दल को छोड़ गए थे वो लोगों ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना
किया था। और कहते हैं अक्टूबर 1981 में लिबरल सोसाइटी डेमोक्रेटिक पार्टी को एक उपचुनाव में पहली जीत प्राप्त हुई थी और जून 1983 के कॉमन सदन में चुनाव इसने जो है लिबरल पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था और इस मोर्चे को लगभग 26% मत ही मिले, परंतु इस पार्टी को कॉमन सदस्य में केवल 6 सीटें ही प्राप्त हुई। अंततः पार्टी के नेता राय जैकिंग ने पार्टी के नेतृत्व को त्याग पत्र दिया और डेविस ओवरन्स पार्टी के नेता बने। और कहते हैं 1987 के कॉमन सदन का चुनाव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का उदारी दल के साथ मिलकर लड़ा और इस पार्टी को केवल 17 सीटें ही मिली और 1990 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है समापन भी हो गया। तो कहते हैं ये सारे पार्टी जो थे मेन थी, देखा जाए तो 5 तरह की पार्टी जो है इंग्लैंड में है, लेकिन मेनली जो है 3 तरह की पार्टियों का ही अस्तित्व में है। यह है इंग्लैंड की दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषता, ये मेन फीचर ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंग्लैंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है कि इंग्लैंड की दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषता किस बात पे आधारित है। अगर देखा जाए इंग्लैंड में राजतंत्र के साथ उदारवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था का अपनाया गया है, यानी यहाँ पर उदारवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था को ही अपनाने का जो है प्रावधान है। इंग्लैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है सफलतापूर्वक जो है चल रही है और इसका श्रेय जो है इंग्लैंड के राजनीतिक दलों के दिया जा सकता है, क्योंकि इन्हीं कहते हैं ना श्रेय देने के कारण इसका यही है कि राजनीतिक दलों ने इसको बहुत ही सुचारू रूप से जो है कार्यशील करने के लिए प्रयत्नशील रही है सदैव। इंग्लैंड के राजनीतिक दल के विश्व के अन्य देशों के जो है राजनीतिक दलों की अपेक्षा कई बातें विशिष्ट है। इसी के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषता है दूसरे देशों के जो है पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग और क्यों इतना ये विस्तृत है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है द्विदलीय पद्धति यानी बायो पार्टीज ऑफ सिस्टम। कहते हैं इंग्लैंड के दलीय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि यहाँ द्विदलीय है। कहते हैं आरंभ में इंग्लैंड की जो है राजनीतिक व्यवस्था में 2 दलों का अस्तित्व रहा है सदैव से। सबसे पहले धर्म के आधार पर 2 दल बने थे, फिर राजा के समर्थकों जो है कैलविलियस तथा विरोधियों में जो है राउंड हेल्डर्स बने। इसके पश्चात हिंग्स द टॉरेस के नाम से 2 दल बने और 19वीं शताब्दी में उदारवादी लिबरल और रूलवादी यानी कंजर्वेटिव्स दलों का प्रभुत्व रहा। आज भी इंग्लैंड में 2 दलें हैं, श्रमिक दल जिसको लेबर पार्टीज कहते हैं और रूढ़वादी यानी कंजर्वेटिव पार्टी का ही प्रभुत्व रहा है, यानी आज भी 2 तरह के पार्टियों का ही प्रभुत्व बनी रही है। यद्यपि इंग्लैंड में इन 2 दलों के अलावा भी अनेक दलों का अस्तित्व है, जैसे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी और साम्यवादी पार्टी इत्यादि। लेकिन कहते हैं मई 2015 के चुनाव के बाद जो है अनुदान दल के सरकार बनाई और दिसंबर जो है 2019 में अनुदान दल की सरकार बनाई गई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यानी 2 दलीय को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। बेसिकली कई दल जो थे आगे आए, लेकिन 2 दल को ही काफ़ी प्रायोरिटी मिला। तो इस प्रकार जो है इंग्लैंड में 2 दलीय व्यवस्था की वजह से जो है यहाँ की जो है राजनीतिक काफ़ी मजबूत है। बात करें दूसरी बात अगर राजनीतिक दलों के पंजीकरण की, तो राजनीतिक दलों के पंजीकरण भी काफ़ी विशेष स्थान यहाँ पर रखता है। तो यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि 1989 के राजनीतिक दलों को पंजीकरण संबंधी कानून के अधीन राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग द्वारा पंजीकरण किया जाना आवश्यक था, यानी चुनाव आयोग द्वारा जो है पंजीकृत किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण बात था। जिस राजनीतिक दल का पंजीकरण नहीं हुआ होता है उस राजनीतिक दल को चुनाव में भाग लेने का अधिकार भी नहीं होता है। तो ये चुनाव आयोग के लिए पंजीकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण रह गया था। फरवरी 2013 के अंत तक लगभग 450 राजनीतिक दलों का पंजीकरण हो चुका था, यानी देखा जाए 2013 के अंत तक लगभग 450, देखिए तो काफ़ी कम नहीं है, बहुत काफ़ी है। 450 राजनीतिक दलों का जो है पंजीकृत हो चुकी थी। बात यहाँ थर्ड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ यही बात दर्शाया गया है कि सुसंगठित और अनुशासनबद्ध दल यानी वेल ऑर्गेनाइज एंड द वेल डिफाइंड ऑफ पार्टी। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषताओं में से एक है कि इंग्लैंड के राजनीतिक दलों का प्रमुख विशेषता उनका सुसंगठित और अनुसंधान होना है। कहते हैं सुदृढ़ संगठन किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रथम शर्त मानी जाती है कि दृढ़ होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और अनुशासनबद्धता इस शर्त को कसौटी है। इंग्लैंड के सभी राजनीतिक दलों का संगठन अत्यंत सुदृढ़ है,
यानी काफ़ी मजबूत है और राजनीतिक दलों में संगठन और केंद्रीकरण के सिद्धांत को ही अपनाया है। दलों का केंद्रीय संगठन अत्यंत शक्तिशाली है और केंद्रीय संगठन दल की जो है निम्न स्तरीय इकाई पर पूर्णतः निगरानी रखने के भी प्रावधान किया गया है। और प्रत्येक राजनीतिक दल का जो है अपना राजनीतिक कार्यक्रम होता है जिसमें दल के सभी सदस्य आस्था अथवा वचनबद्धता रखते हैं, यानी वचनबद्धता इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों में जो है सचेतक रखे हुए हैं और ब्रिटिश दलों व्यवस्था के जो है दृढ़ संगठन का कठोर अनुसंधान वर्धन का ही परिणाम है। कहते हैं यहाँ 1885 के बाद आज तक किसी भी मंत्रिमंडल का दल बदल जैसी बुराई के कारण पतन नहीं हुआ। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं भारत में इसका उल्टा है, यहाँ पर तो दल बदलना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अगर इंग्लैंड की हम बात करें तो 1885 के बाद आज तक किसी भी मंत्रिमंडल में दल बदल जैसी बुराइयों को कारण पतन नहीं हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं आजकल राजनीतिक में सिर्फ एक ही बात सच रह गई है कि लोग अपना सत्ता को खोना नहीं चाहते हैं। इसके लिए उनको जो भी करना बने, जो भी उनके लिए उचित होता है वो सारे कदम उठाते हैं, चाहे उसके लिए जनता की बुरे से बुरा दशा क्यों न हो जाए। तो ये राजनीतिक का आज जो है मूल मंत्र बन गया है कि कुछ भी करो, जैसे मर्जी करो, देश बर्बाद करो या कुछ भी हो, लेकिन अपनी जो है सीट और कुर्सी नहीं जानी चाहिए। तो ये बहुत ही बुरी बात है जो कि होना नहीं चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को ये बात विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो आने वाला भविष्य भी इसका इस्तेमाल कर सके। कहते हैं कुर्सी मात्र से लोगों को लालच देना और उन चीज़ों का खनन करना जो कि प्राकृतिक का देन है और उसको पॉल्यूशन करने के लिए जिम्मेदार बनना, ये कदाचित उचित नहीं है। और कहते हैं कभी भी कोई नेता होता है तो वो अपना निजी नेता नहीं होता है, निजी कार्य नहीं कर सकता है, वो सार्वजनिक होता है, क्योंकि वो नेता होता है और उसके पीछे न जाने कितने जो है आम जनता का हाथ होता है। तो उनको जो है सार्वजनिक कार्य में ही अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, न कि अपनी निजी चीज़ों के लिए जो है अपनी सार्वजनिक चीज़ों को ठुकरा दे। तो ये पार्टियों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सबब वाली बात है और समझने वाली बात भी यहाँ पर रखता है। यदि बात करें यहाँ पर चौथी बात की विशेषताओं में, तो दलों में उग्रवादी तत्व का अभाव, यानी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलेटिंग फैक्टर अमंग टू द पार्टीज। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि होना चाहिए किसी भी देश के पार्टियों में। कहते हैं इंग्लैंड राजनीतिक दल किसी विशेष विचारधारा के कट्टर समर्थक नहीं है, न तो सदैव रूढ़वादी दल के परिवर्तन का विरोध किया है और न ही उदारवादी की हमेशा ही परिवर्तन की उचित माना है। रूढ़वादी दल को एक लंबे समय तक सत्ता में रहा भी है और रूढ़वादी का समर्थन भी रहा है। वे कभी भी अपने विचारधाराओं को ब्रिटिश जनता पर थोपने का प्रयास कदाचित नहीं किया है। इसी प्रकार मजदूर दल, जिसे हम समाजवाद का समर्थक समझा जाता है, न भी सत्ता में आने पर समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांतिकारी कदम नहीं उठाए। अगर हम उदाहरण देखें 1997 में तो श्रमिक दल की जो है अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई। कहते हैं ये विजय उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी साबित हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी प्रकार की जो है अपने आप को हम की भावना नहीं दिखाई। लेकिन इसी नेता और जो है प्रधानमंत्री टेलो विलियर्स ने साफ शब्दों में कहा कि हमने समाजवाद का मुखौटा फेंक दिया है और ब्रिटिश जनता को जो है खून पसीने की कमाई निठल्ले में पेट भरने में व्यर्थ नहीं गवाई जाएगी। इंग्लैंड के प्रमुख राजनीतिक दलों का यह प्रयास रहता है कि अपने विरोधियों के समर्थक और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसी कारण वहाँ के राजनीतिक दल जो है उग्रवादी तत्वों को महत्व न देकर ब्रिटिश लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि दलों में उग्रवादी तत्वों का जो है अभाव है। कहते हैं इसी वजह से जो है इंग्लैंड की पार्टी जो है इतना महत्वपूर्ण बन के उभरा है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। कहते हैं इंग्लैंड में विचारधारा बहुत इम्पोर्टेंट है और मान्यता भी रखी जाती है, जबकि अगर भारत में देखा जाए तो इसका विपरीत होता है। कहते हैं आज जो सिर्फ सत्ता प्राप्त करने का, सिर्फ आज लोगों को एक कुर्सी अपने बनाए रखने का सिर्फ एक साधन बन गया है। कहते हैं जनता की दुख न किसी को देखने को मिलता है, न समझने को मिलता है। सिर्फ जो है अपना सिर्फ सिक्का चलाने में हर राजनीतिक पार्टी लगी हुई है, अपने आप को सही साबित कर रही है हर जगह पे,
चाहे जनता की कुछ भी हो जाए। आज सोच रही है सरकार कि आज डेवलपमेंट देश कर दिया जाएगा तो लोग भूखमरी और जो है शिक्षा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन लोग जनता कब तक इस बात को सहन करती रहेगी कि आए दिन जो महंगाई बढ़ रही है, आए दिन जो लोगों को बेरोजगारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस पे जो है मेन विषय ये होना चाहिए। तो आज सरकार इन मेन विषय को छोड़ के जो है अपने ही कैलकुलेशन में लगी हुई है, अपने ही तरक्की की जो है प्रलाप गाती चली जा रही है। यदि बात करें यहाँ पर हम पाँचवीं पॉइंट की, तो पाँचवीं पॉइंट यही बात दर्शाता है कि संयम और जो है समझौतावादी प्रवृत्ति एंड ट्रेंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पर बात इतना ही कहा गया है कि इंग्लैंड के राजनीतिक दल जो है संयम और समझौतों को जो है समझौतों को जो है प्रमुखता देती है। भले ही उनमें गठबंधन में जो है सैद्धांतिक आधार पर भेद हो, लेकिन उनमें भाषा, जाति अथवा धर्म के आधार पर भेद नहीं है। ये उनके में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि उनमें भाषा, जाति और धर्म के आधार पर कोई तरह के जो है मतभेद नहीं है। लेकिन अगर हम भारत में देखा जाए तो लोग राजनीतिक भी इसी बातों पे करते हैं, भाषा पे, जाति पे, धर्म पे, और उस पे जो है आपस में लोगों को मरवाते हैं और कटवाते हैं। सांप्रदायिक दंगा तो यहाँ पर आम हो जाती है। तो सोचिए एवं विचार कीजिए कि इंग्लैंड की जो राजनीतिक है इंडिया से कई मायने में कितना बेहतर है। कहते हैं राजनीतिक पार्टी, मैंने पहले ही बताया था कि किसी एक का नहीं होती है, क्योंकि वो व्यक्तिगत नहीं होती है, वो सार्वजनिक होती है। अगर कोई पार्टी अगर जीत रही है भारत में, अगर भारत में उसकी पार्टी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि उसको हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक भाषीय व्यक्तियों का जो है समर्थन करना है और हर कोई एक साथ लेके चलना है। लेकिन यहाँ पर ऐसे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर तो सिर्फ अगर हिंदू से जीत गए तो हिंदू को प्रायोरिटी देते हैं, मुस्लिम में जीत गए तो मुस्लिम को देंगे, और सिख वाले जीते होंगे तो अपने सिख भाइयों के लिए करेंगे। तो ऐसे में कहते हैं किसी भी देश की तरक्की और प्रगति में कोई भी कदम सुचारू रूप से नहीं रखा जा सकता, और इसमें देश जो है कभी विकास की प्रगतिशीलता को नहीं दर्शा सकता, और ना कहते कभी ये विकास हो सकता है, क्योंकि विकास होना है तो सबको साथ लेके चलना है। देखिए हमारा देश जब गुलाम था तो उस समय हमारा देश गुलाम होने के कारण सिर्फ हम लोग स्वयं ही थे, क्योंकि हम लोग एक नहीं थे उस समय। लेकिन जब हमारी समझ बनी, हमने समझा कि हमारा एकता में बल है, तब जाके अंग्रेज भी हमारी एकता को, बल को समझ के और भारत छोड़ के चले गए। तो उनको भी समझ में आ गया कि इनको समझ में आ गया है कि इनके एकता में बहुत दम है। लेकिन आज जो है एकता नहीं रह गई है। आज सिर्फ मैंने कहा ना कि आज या तो लोग अपने में मराठी कहलाएंगे, अपने में वो गुजराती कहलाएंगे, अपने में वो लोग पंजाबी कहलाएंगे, अपने में वो बिहारी कहलाएंगे। तो ये ऐसे करने से हमारा देश मजबूत नहीं होना है। ये पार्टी की भी कमजोरी है, और पार्टी ने इसको जो है इसको नस को पकड़ लिया है कि यहाँ पर अगर हमारी अपनी कुर्सी बचानी है तो इनको भाषा पे आपस में लड़ाना है और भाषा पे ही राजनीति करनी है, या इनको झूठा जो है लालच दिखा के किया जा सकता है। तो मेरा विचार है कि इससे कोई भी देश तरक्की के उस रास्ते पे नहीं जा सकता है जिस पे जाना चाहिए। कहते हैं इंग्लैंड में भी इसी बात पे जो है कभी प्रायोरिटी नहीं दिया गया, चाहे भाषा हो, जाति हो अथवा धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया गया। राजनीतिक दल संवैधानिक संसाधनों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। शासक दल इस बात को समझते हैं कि विरोधी दल को आलोचना का अधिकार है। देखिए ये बात कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए विरोधी दल होते इसलिए हैं कि वो आलोचना करे, और आलोचना करने से क्या होगा कि उसमें अच्छी से अच्छे रिजल्ट आने की बातें यहाँ पर रहेगा। विरोधी दल भी समझता है कि शासक दल को जो उत्तरदायित्व जनता ने सौंपा है उसे पूरा किया जाना चाहिए, और यही मकसद होना चाहिए हर राजनीतिक पार्टी का कि जिस मकसद से हम आए हैं, जनता के विश्वास जीत के हम आए हैं, उस मकसद को हम पूरा करें। देखिए कभी भी जब मैनिफेस्टो तैयार होता है किसी भी पार्टी का, तो इसमें बेरोजगारी, गरीबी, इन बातों को ध्यान तो देते ही हैं, लेकिन कहते हैं कि ये सिर्फ मैनिफेस्टो में ही होते हैं, वास्तविकता में नहीं होता है। वास्तविकता में तो होता है कि वो 10 बंदों को नौकरी दे के दिखा देते हैं और कहते हैं हम तो भाई पूरे इंडिया को नौकरी दे दिए। तो ऐसे में देश तरक्की नहीं करेगा, ऐसे में देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्या ऐसा आप देख सकते हो कि एक राज्य में खुशहाली हो और एक राज्य में जो है दुख दर्द से लोग मर रहे हो, एक राज्य में पानियों की जो है नदियां बह रही हो, एक राज्य में पानी की एक बूंद तक न मिले?
तो ऐसे किसी भी देश की तरक्की और किसी भी भारत का जो है प्रोग्रेस नहीं हो सकता। प्रोग्रेस करना है तो हर राज्य, हर देश, हर समाज को लेके चलना पड़ेगा, और इन समाजों का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है होगा जितना दूसरे समुदाय का योगदान होगा। तो इस बात पे कहते हैं आजकल टीवी न्यूज़ पे हर जगह जो है डिबेट होता रहता है, लोग बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने पे लग तुले हुए होते हैं, लेकिन जो वास्तविक मुद्दा है देश की, जो समाज की, जो पार्टियों की मुद्दा है, उस पर कोई नहीं उठा रहा। कहते हैं यही सब बातें जो है किसी भी देश की लिए बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है। कहते हैं आलोचक होते हैं इसलिए हैं कि गलतियों को जो है उजागर किया जा सके। विरोधी दल भी समझता है कि शासक दल को जो उत्तरदायित्व जनता ने सौंपा है उसे पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विरोधी दल और शासक दल जानते हैं कि भविष्य में उनकी स्थिति बदल सकती है, इसलिए न तो विरोधी दल सिर्फ विरोधियों के लिए विरोध करते हैं और न ही जो है शासक दल सत्ता से चिपके और मनमाने ढंग से काम करने का प्रयास करते हैं। हमारे देश में तो मनमाने ढंग से कार्य करने की एक परंपरा सी चलने लग गई है। अगर कोई व्यक्ति उस पर आवाज़ उठाता है तो अगले दिन पार्टी से बाहर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग अपना ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ताधारी और विरोधी पक्ष एक दूसरे के प्रति हमेशा जो है सम्मान की भावना रखते हैं और संयम और समझौते से कार्य करना उचित मानते हैं। देखिए ये कितना इंग्लैंड की इंपॉर्टेंट राजनीतिक में से बात आता है कि सभी जो है सम्मान करते हैं एक दूसरे को, पार्टियों के, व्यक्तियों को। तो ऐसा होना चाहिए। कहते हैं अगर दूसरे पार्टी ने जीता है, जनता का विश्वास जीता है, तो इसका कारण कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा। अगर आप हार गए तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आप में कमी थी। ठीक है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज जीत हार किसी के विश्वास पे या लोगों के विश्वास पे नहीं उतरता है। अब कहीं भी इलेक्शन देख लीजिए, उसमें इतनी बुराई होती है कि धड़ल्ले से लोग शराब, दारू, कपड़े, मदरा ये सब बांट रहे होते हैं और लोगों को लालच में फंसा फंसा के जो है अपनी वोटिंग बैंक को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो भारत में तो पता नहीं क्या एक विडंबना सी बन गई है ये चीज़ देने की। ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी भी अगर सच्चे हो, देशभक्त हो, तो जान लो, एरिया में चले जाकर देख लो, आपको ये सब चीज़ें भरमार मिलेगी। जहाँ पर पैसे बांटी जाती है, लोगों के शराब, दारू बांटी जाती है, कपड़े बांटे जाते हैं, इतने तरह के लालच देते हैं ना कि लोग तो कहते हैं लालच में ही बहते चले जा रहे हैं। और लोग भी क्या करें, कहते हैं एक दिन तो लालच कम से कम दिखा दे। ठीक है, उनको भी क्या मतलब है, वो भी तो अनपढ़ ही तरह दिखाते हैं, अपने आप को शो करते हैं। पढ़े लिखे लोग जो है वोट देने के लिए बाहर निकलते नहीं हैं, और जो अनपढ़ लोग होते हैं वो लालच में आके वोट देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि कौन पार्टी का क्या मकसद है और क्या विचारधारा है और क्यों हम उसको जिताएं। सिर्फ उनको ये पता है कि उनको पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है, तो उनको जिता देने से हमें क्या होगा, सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएगी, हमें सब्जी सस्ती मिल जाएगी इससे, और हमें आटा चावल रोटी भी सब सस्ता मिल जाएगा, और हम तो सो के सोए रहेंगे और मुंह में जो है भोजन जाता रहेगा। तो कहते हैं जैसा नेता वैसा जो है नागरिक बनता चले जा रहा है। तो किस प्रकार हम आगे देखेंगे, ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन इंग्लैंड की प्रशासन ने बिल्कुल ये बात बता दिया है कि हम जनता के लिए हैं, तो जनता के लिए ही सेवा करना हमारा दायित्व है। आगे जो 6वां पॉइंट है, दलों में सामान्य सहमति। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है कि जर्नल इज अ कंसेंसस अमंग टू द पॉलिटिकल पार्टी। कहते हैं बाहरी तौर पर देखने से लगता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में विभिन्न विषयों पर मतभेद है। विभिन्न राजनीतिक दलों एक विचारधारा जो है विशेष की ओर झुकाव को देखते हुए यह मतभेद गहन प्रतीत होता है। उदाहरणतः रूढ़वादी दल की नीति जो होती है वो संपत्ति, परंपरा, रूढ़ियों और जो है उग्रवादवादी इत्यादि को समर्थन है, जबकि श्रमिक दल समाजवाद में विश्वास रखता है और जो है ये आर्थिक नियोजन और सरकारी नियंत्रण का समर्थन भी करता है। दोनों में इसकी विविधता को बावजूद भी कुछ विशेष पर सामान्य सहमति भी पाई जाती है, और दोनों ही राजनीतिक दल जो है संसद की जो है स्वायत्तता यानी लॉर्ड सदन के बनाए रखने और जो है न्यायपालिकाओं की स्वतंत्रता इत्यादि का भी समर्थन करते हैं। राजनीतिक दल इस बात पर भी सामान्य सहमति रखते हैं कि कानून और व्यवस्थित मजबूत होनी चाहिए, लेकिन इससे जो है स्वतंत्रता का दमन न हो, यानी स्वतंत्रता किसी प्रकार के किसी व्यक्ति का नहीं जाना चाहिए। इस बात पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखते हैं। कहते हैं अर्थव्यवस्था मजबूत हो, स्वास्थ्य और जन कल्याण की योजनाएं अधिक लागू किए जाएं।
अच्छी सड़कें हो, अधिक स्कूल खोले जाए, अच्छे घर और लोगों को जीवन स्तर ऊंचे हो। इसके अतिरिक्त पर्यावरण सुरक्षा और श्रेष्ठ विशेष नागरिकों के निर्माण के प्रति राजनीतिक दलों के सहमति पाई जाती है। कहने का अभिप्राय यही कि ब्रिटिश राजनीतिक दल एक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो है हर एक राजनीतिक का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा होता है वो होता है सड़कें। लेकिन भारत में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली यहाँ पर बताया बताया जाता है कि एनएच हाईवे बनाई गई है, ये हाईवे बनाया गया है, वो हाईवे बनाया गया है। लेकिन शायद सरकार इस बात को नहीं जानती है कि ये बड़े बड़े हाईवे जो है आम जनता गरीब लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। गरीब लोग तो वो रास्ते यूज़ करते हैं जो उनके घर के आसपास किनारे बसे हुए को एक दूसरे से जोड़ता है। और उसकी हालत आप जाके देखिए, आपका ना कमर ना टूट जाए तो आप अपना नाम बदल लेना, लेकिन आपका कमर कैसे टूटेगा? आपको तो पता ही है कि जब भी आपका आगमन होता है तो पूरे रोडों को सजा दिया जाता है, पूरे रोडों को साफ कर देते हैं। तो आपको कहाँ से कमर टूट जाएगा? आप तो आराम से आओगे जाओगे ऐश करो। लेकिन आम जनता से जाके पूछ के देखो कि उनके क्षेत्र में उनके रोडों का क्या दुर्दशा है। कहते हैं जो रोड अच्छे होते हैं उस पे परत चढ़ाए जा रहे होते हैं, और जो रोड टूटे हैं जहाँ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इतनी दयनीय स्थिति है जिसके तो कहते हैं ना जनता जाती है ना, जनता जब उसका इस्तेमाल करती है तब रोती है वो। और सिर्फ वो कुछ भी नहीं करती, सिर्फ आपको कोस देती है, क्यों हमने सरकार को जिता दिया, क्यों हमने ऐसे सरकार को लेके आ गए। तो आप तो सिर्फ हाईवे बनाने में लगे हुए हो। आपको शायद ये लगता है कि आम गरीब जनता जो है बड़े बड़े हाईवे का इस्तेमाल करती है और उसी हाईवे पे जो है उनका जीवन चलता है। लेकिन शायद आपको शायद गलतफहमी है। आपको पता होना चाहिए कि आम जनता जो है वो छोटे मोटे रोडों का इस्तेमाल करती है जिसको आप आए दिन तोड़ रखे होते हो और उसमें कोई ध्यान आपका नहीं होता है। होता कब ध्यान है? जब कोई मंत्री जी की काफिला जो है वहाँ से गुजरता है तो उसको आप क्या कर देते हो, अच्छे से सजा देते हो कि मंत्री जी की जो है नज़र इस रोड पे ना पड़े। लेकिन यही बात इंग्लैंड में देखा जाए तो इंग्लैंड में वहाँ पर पार्टियों की ये विचारधारा नहीं है। वहाँ पर है कि उनके सड़कें, अच्छे घर, उनके जीवन स्तर पे जितना हो सके अच्छे से अच्छे जो है पार्टी लोग करे काम, और इसमें सबका समर्थन होता है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये बात इंडिया में नहीं है, ये इंग्लैंड में है। क्योंकि सभी जो है राजनीतिक पार्टी का साथ होता है, समर्थन होता है, और वहाँ पर सड़कें, स्कूलें, अच्छे घर, उनका जीवन स्तर ऊंचे होना, शिक्षा का स्तर ऊंचा करना, ये सारी बातें होती है। कहते हैं कोई सरकार अगर शिक्षा पर दो नज़र देख लेती है तो कहती है हम शिक्षा को तो चरम सीमा पे पहुंचा दिया है। लेकिन चरम सीमा पर तो पहुंचाना आपका कर्तव्य था, तो इसमें ढोल पीटने की क्या ज़रूरत था? कहते हैं हर एक नागरिक, हर एक मंत्री, हर एक संतरी का कार्य होता है कि जिस विभाग में वो आ गया है, जहाँ पर उसका मुखिया बना है, उस विभाग को जो है उच्च कसौटी पे लेके जाना उसका दायित्व होता है। तो इसमें ढोल पीटने की क्या ज़रूरत है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया? आपने कुछ भी नहीं किया, आपको तो फ़र्ज़ था ये करना। तो ये बातें जो होती है इम्पोर्टेंट होती है कि सबका अपना दायित्व उचित प्रकार से निभाए। जैसे इंग्लैंड में ऐसे सारी बातों पर जो है ध्यान दिया जाता है। बात करें अगर 7 पॉइंट की तो इसमें यही बात पे जोर दिया गया है कि निरंतर सक्रियता विश्वास, यानी जिन देशों में जो है आध्यात्मिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है वहाँ जो है कार्यपालिका एक निश्चित एक समय के लिए नियुक्त हो जाता है। अंततः इन देशों में जो है राजनीतिक दल चुनाव के पश्चात मृतप्राय हो जाते हैं, उनकी गतिविधियां अत्यंत क्षीण हो जाती है। लेकिन इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली का अपनाया गया है। यहाँ विरोधी पक्ष सदैव सरकार के पतन के बाद सरकार बनाने का ताक में सदैव रहती है, और सत्ताधारी पक्ष का यह प्रयास रहता है कि वह न केवल सत्ता में रहे अतुल ऐसे कार्य करे भी जिससे जनता जो है आगामी चुनाव में पुण्य उसी का चयन करे। इसलिए राजनीतिक दल निरंतर जो है राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दल जो है जल्द से जुलूस, समाचार पत्र, भाषण, रैलियां आदि द्वारा अपने कार्यक्रम और नीतियों का प्रचार भी करती है। राजनीतिक दल चुनाव के बाद भी जनता के साथ जो है संपर्क बनाए रखती है। विभिन्न राजनीतिक दल जो है शोध पत्र, लघु पुस्तकालय, मैगजीन इत्यादि प्रकाशित करते हैं और उनके जनता में बांटती है जिससे जनता जो है उनकी विचारों से अवगत हो सके।
उसके पश्चात जो है इसमें 8वां पॉइंट यही कहता है संद्रीय विरोध दल यानी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी। कहते हैं ब्रिटिश दलीय व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यह विरोधी दल का अत्यंत दृढ़ है। विरोधी दल सदैव विरोधियों के विरोध नहीं करता है बल्कि अपनी रचनात्मक भूमिका निभाता है। विरोधी दल का जो है महारानी का फायदा विरोधी दल उठाते हैं और कहते हैं इस अभिप्राय का यह है कि विरोधी दल भी सत्ताधारी दल के सामान्य जो है शासन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। विरोधी दल के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। ऐसे कैबिनेट मंत्री के समान ही वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं भी उनको मिलती है। विरोधी दल का भी सत्ताधारी के दल की तरह अपना मंत्रिमंडल होता है जिसे छाया मंत्रिमंडल कहते हैं, यानी उनको हम शैडो कैबिनेट कहते हैं। ये कैबिनेट का पार्ट नहीं होता है लेकिन विरोधी दल अपना जो है कैबिनेट पूरा बना के रखते हैं। इंग्लैंड में विरोधी दल जो है सगज प्रहरी की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एक तरह से प्रहरी की तरह भूमिका ही कह सकते हो। विरोधी दल जो सत्ताधारी दल के जो है मनमानी करने अथवा सत्ता के दुरुपयोग के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं और विरोधी दल के प्रश्नों के उत्तर देते समय फूंक फूंक कर जो है कदम रखना पड़ता है। मई 1997 में कॉमन सदन के चुनाव में लेबर पार्टी ने सत्ताधारी रूढ़िवादी पार्टी के निष्कर्षित और उत्तरदायित्वहीनता के विरुद्ध व्यापक प्रचार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप लेबर पार्टी का इतिहास विजय प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, विरोधी दल सरकार की उसकी औचित्य नीति और जो है कार्य के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास करके पद त्यागने पर भी बाध्य कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। यहाँ अगली बात यही आती है कि लूट प्रथा का अभाव, यानी लूट प्रथा का अभाव, अब्सेंस ऑफ द स्पॉइलर सिस्टम। कहते हैं इंग्लैंड की दलीय व्यवस्था में लूट प्रथा जैसी बुराई देखने को नहीं मिलती है। लूट प्रथा से अभिप्राय सामान्य जो है चुनावों में बाद पहले से कार्य कर रहे पदाधिकारी के स्थान पर उन पदाधिकारियों को नियुक्ति करता है जिन्हें चुनाव से दल विशेष को लाभ पहुँचाए। तो ऐसा वहाँ पर लूट मार देखने को नहीं मिलता है। इन बातों पर खास ध्यान दी जाती है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो कहते हैं यह प्रथा अमेरिका में पाई जाती है। वहाँ पर जो है राष्ट्रपति के चुनाव के बाद स्थायी पदाधिकारी की भारी संख्या में परिवर्तन कर दिए जाते हैं और उनके स्थान पर नए पदाधिकारी की नियुक्ति भी किया जाता है जिन्होंने जो है राष्ट्रपति को विजय बनाने में योगदान दिया था। इंग्लैंड में सरकार में परिवर्तन के पश्चात स्थायी पदाधिकारी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। वहाँ जिस दल की चाहे सरकार के प्रशासनिक अधिकारी स्थायी रूप से अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको तबादला करना या उनको हटाना ये सही नहीं होता है, क्योंकि वो कई मायने में उस कार्य के प्रति सजग रहते हैं। कहते हैं लोक सेवा एक निश्चित पद्धति के नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों के जो हस्तक्षेप का असर उन पर किसी प्रकार का नहीं होता है। उसके पश्चात इसमें है हमारा प्रत्येक दल में भिन्न भिन्न विचारधाराओं का संगम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्राय ऐसा माना जाता है कि श्रमिक दल जो है समाजवाद का समर्थन और वह केवल श्रमिक, छोटे दुकानदार एवं निम्न वर्गों के लोगों का ही समर्थक है तथा रूढ़िवादी दल जो है परंपरावाद का भक्त है और केवल जमींदारों, उद्योगपति तथा उच्च मध्य वर्ग आदि का समर्थन भी करते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में दोनों प्रमुख दलों श्रमिक दल और रूढ़िवादी दलों को सामान्य वर्गों में लोग सम्मिलित हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल में हर प्रकार के वर्ग श्रमिक दल और रूढ़िवादी दलों में सामान्य वर्ग के लोग देखने को मिलेगा। कहते हैं इसमें जो है अगर वामपंथी देख ले, दक्षिणपंथी देख ले, प्रगतिशील देख ले या प्रतिक्रियावादी देख ले, तो ये लोग प्रत्येक राजनीतिक दल में देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए रूढ़िवादी दल के जो है मूलभूत प्रधानमंत्री एडवर्ड लीथ जहाँ गतिविधि विचार रखते थे, वहाँ इसी दल की जो है श्रीमती मार्गरेट थैचर को समाजवादी चिढ़ थी। तो ये कहते हैं दोनों तरह के आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आगे है नेता का जो है सर्वोच्च महत्व, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ऑफ द लीडर। देखिए दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट बात यही रहता है कि सभी लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों का जो संचालन नेता द्वारा ही होता है, लेकिन इंग्लैंड में नेता का वहाँ की जो है दलीय व्यवस्था में बहुत अधिक महत्व है। दल की सफलता में नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है। इंग्लैंड का इतिहास अनेकों महत्वपूर्ण नेताओं के भरा पड़ा है। यद्यपि जो है ब्रिटिश जनता पढ़ी लिखी और समझदार है, लेकिन उस पर भी दल का अपेक्षा नेता का प्रभुता साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उदाहरणतः 19वीं शताब्दी में उत्तरदायित्व में दो प्रभावशाली व्यक्ति ग्लैडस्टोन और जो था डिसरायलिस के बीच प्रतिद्वंद्विता आरंभ होने से लेकर ब्रिटिश जनता दलीय कार्यक्रम को नहीं बल्कि दलीय नेताओं को अपना मत देती थी।
दल के भीतर जो सदस्य के ऊपर ही नहीं वरना दल की बाहर भी नेता का प्रभावकारी भूमिका रहती थी। और इस चुनाव में और प्रभावशाली नेता टैनो वेलियर्स ने न केवल अपनी मृतप्राय पार्टी में जान डाली अतुल उसे जो है ऐतिहासिक विजय दिलाने में जो है द्वितीय भूमिका निभाई। इसके जो है विपरीत रूढ़िवादी दल को कमजोर नेतृत्व के कारण जो काफ़ी जो है पराजय का सामना करना पड़ गया। यदि बात करें इसमें हम जो है 12वां जो है पॉइंट के, तो इसमें क्या है, दलों की धार्मिक निरपेक्ष प्रवृत्तियाँ, यानी सेक्युलर टेंडेंसी ऑफ पार्टी विश्व के विभिन्न देशों में धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय आदि आधार पर जो है राजनीतिक दलों को गठन किया जाता है। परंतु इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में इन चीज़ों को बहुत ही परे रखा गया है। इंग्लैंड में राजनीतिक दल सभी वर्ग, धर्म इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता का दृष्टिकोण रखते हैं, यानी यहाँ धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय सब एक सामान्य है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रवृत्ति रखा गया है। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन, सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस। इंग्लैंड के सभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास रखते हैं और प्रत्येक दल सत्ता प्राप्ति के बाद यह प्रयास करते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाए, यानी काफ़ी मजबूत बनाए। अब देखिए, सब बात से निष्कर्ष यही निकलता है कि ऊपरी विवरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड की दलीय व्यवस्था की अपनी ही विशेषता है और इस विशेषता के कारण ही इंग्लैंड के जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी। है फंक्शन एंड द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में राजनीतिक दलों की कार्य एवं भूमिका क्या है, तो इस विषय में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बात यहाँ देखा जाए तो इंग्लैंड में राजनीतिक दलों के कार्य एवं भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम व्यू से भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो इसको जो समझना आपके लिए फर्ज बन जाता है। तो इसमें आपने जो है, जैसे कि इसमें हमने राजनीतिक दलों की विशेषता पहले ही कर चुके हैं, पहला वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें हमने पूरा विशेषताओं का जो है चर्चा किया था, जिसमें 13 पॉइंट थे जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब जो हम इसके यहाँ पर करेंगे वो करेंगे ब्रिटिश दल प्रणाली के कार्य एवं भूमिका। तो देखिए, बात यहाँ पर कार्य और भूमिका के किया जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं ब्रिटिश राजनीतिक दलों के महत्ता और उनके जो है विभिन्न कार्य कारण विभिन्न ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली तथा देश की राजनीतिक में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है और जीवन में अनेक उपयोगी कार्य भी है। इंग्लैंड के राजनीतिक दलों के कार्य एवं भूमिका का अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आती है कि लोक मत तैयार करना। देखिए, लोक मत तैयार करना कई मायने में इम्पोर्टेंट रहता है और इस बात से आप भली भांति परिचित ही हो। कहते हैं अगर हम लोकतंत्र तैयार करने की बात करते हैं तो राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राजनीतिक दल जो है सभा सम्मेलन आयोजित भी करते हैं, यानी कई तरह के सभा जो आयोजन करना जो है राजनीतिक लोकमत की सबसे बड़ी देन है और अपने समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं तथा रेडियो, टेलीविज़न आदि के आधार पर अपने राजनीतिक व आर्थिक कार्यक्रम का प्रचार भी करते हैं। देखिए, अपनी आर्थिक राजनीति का प्रचार करना सभी जो है पार्टियों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे किसी भी देश की पार्टी हो। कहते हैं साधारण जनता को देश की समस्याओं को जानकारी नहीं होती है और जिस कारण वह इस समस्या पर जो है ठीक प्रकार से सोच नहीं सकते हैं। राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट करके जनता के सामने रखते हैं तथा उनके हल करने के सुझाव भी देते हैं, जिससे जनमत के निर्माण में बहुत जो है सहायता भी मिलती है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट रहता है बात की हर लोग मत तैयार करना, हर एक जो है पार्टी का अपना एजेंडा होना चाहिए। लेकिन कहते हैं पार्टी में एजेंडा तो होना ही चाहिए, लेकिन उन बातों को नहीं सम्मिलित करना चाहिए कि जो हमारे पर्यावरण के लिए और देश के हित के लिए बिल्कुल ही सही नहीं हो, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है, हमारा देश का जो है बर्बाद होता है और उसकी विकासशील क्षमता में जो है कई रुकावट आने लग जाता है। बात अगर करें दूसरी पॉइंट की, तो दूसरी पॉइंट यही कहता है कि सार्वजनिक नीतियों का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। अगर बात यहाँ करें हम, इंग्लैंड में राजनीतिक दल जो है सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राजनीतिक दल देश के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए सदैव तैयार रहती है तथा अपनी नीति निर्धारित भी करती है। प्रत्येक दल की जो है समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना दृष्टिकोण तथा अपनी नीति होती है और उस नीति का लागू करने के लिए कार्यक्रम होता है। राजनीतिक दल की शाखाएं शोध कार्य करके जो है नीति के संबंध में सलाह देती है
और दलों के राष्ट्रीय अधिवेशन में दल की नीति का निर्माण भी करना इसका दायित्व बन जाती है। तो ये सार्वजनिक नीतियों का निर्माण में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। बात करें यहाँ राजनीतिक शिक्षा की, तो राजनीतिक शिक्षा भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, क्योंकि हम इंग्लैंड में राजनीतिक दल जनता की राजनीतिक शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। और राजनीतिक दल जो है बेरोजगारी, मूल्य में वृद्धि, राष्ट्रीयकरण, श्रमिक की कारखानों में भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय समस्या इत्यादि पर अपना जो है दृष्टिकोण लोगों के सामने रखते हैं। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट बात है कि बेरोजगारी, मूल्य में वृद्धि, राष्ट्रीयकरण, श्रमिक के कारखानों में भागीदारी, तो इन बातों पर राजनीतिक शिक्षा दी जाती है और जिसके फलस्वरूप जनता को राजनीतिक ज्ञान में वृद्धि होती है और विरोधी दल सरकार की आलोचना करते हैं तथा जनता को सरकार की गलत नीतियों के से अवगत कराते हैं। चुनाव के दिनों में राजनीतिक दल का नेता जनता के अपने पक्ष में करने के लिए अपनी नीति का जोरदार प्रचार भी करती है और अन्य दलों के नीतियों को दोष को जनता को बताते हैं। राजनीतिक दलों के इस गतिविधियों से जो है लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट भी रहता है और इससे जनता जो है रूबरू भी होती है अपने जो है नेताओं के विचारधाराओं से और उसकी जो है सोच बातों से। अगली बात आती है यहाँ पर जो है मतदाताओं के दूरी को कम करना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आता है कि मतदाताओं की दूरियों को कम करना ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात रहता है यहाँ पर। अगर बात यहाँ हम करें कि टू बी रिड्यूस टू द डिस्टेंस अमंग टू द वोटर्स, तो राजनीतिक दलों का जो है एक महत्वपूर्ण कार्य मतदाताओं की दूरी को कम करना होता है। राजनीतिक दल देश के मतदाताओं को एक सूत्र में पिरोते हैं और मतदाताओं की संख्या करोड़ों में होने के कारण अनेक उनके लिए एक दूसरे की जानना असंभव होता है। मतदाताओं के विचार अलग अलग होते हैं और वे अलग अलग मत भी देते हैं। अंततः मतदाता असंगठित होते हैं जिनके फलस्वरूप जो है इनके देश के राजनीतिक जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। राजनीतिक दलों ने इंग्लैंड के मतदाताओं को संगठित किया है और उनके सामने जो है निश्चित कार्यक्रम एवं जो है सिद्धांत रखे हैं तथा उन्हें विभिन्न समूहों में संगठित भी करने की प्रयत्नशील किया है और इस प्रकार जो है राजनीतिक दलों में मतदाताओं की गठित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसके एकता प्रदान भी किया गया है और जिसके फलस्वरूप राजनीतिक जीवन में अनेकों प्रभाव वृद्धि देखने को मिला है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है कि मतदाताओं की जो है दूरी को कम कैसे किया जाए और कैसे लुभावनी बातें की जाए जिससे कि वो काफ़ी आकर्षित हो जाए। देखिए दोस्तों ये बात आकर्षित करना वोटर को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन मेरा विचारधारा यही रहता है कि हम ऐसे कोई भी लालच ना दे जो पर्यावरण हितैषी के रूप में प्रॉब्लम करे और पर्यावरण को नुकसान करने के लिए उत्तरदायी हो। तो ये चीज़ें जो है राजनीति में देखने की ज़रूरत है और सलाह करने की ज़रूरत है। आगे जो हमारा है दोस्तों यह है चुनाव लड़ना, टू बी अ कॉन्टेस्ट ऑफ इलेक्शन। कहते हैं इंग्लैंड में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड में जनता के प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित अवधि के पश्चात व्यास मताधिकार के आधार पर किए जाते हैं और राजनीतिक दलों के मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना तथा कॉमन सदन में अधिक से अधिक सीट प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल की जो है राष्ट्रीय कार्यकारी कमेटी पार्टी की जो है उम्मीदवारों का चयन भी की जाती है तथा उनके चुनाव लड़ने के लिए मनोनीत भी किया जाता है। राजनीतिक दल चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं और इस चुनाव घोषणा पत्र में अपनी नीति का जो है कार्यक्रम को घोषित भी करते हैं। राजनीतिक दल अपने जो है उम्मीदवारों को सफल बनाने के लिए अनेक जो है पक्ष में प्रचार करते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीतिक दल जो है इतिहार छप पाते हैं और जो है जलसे करते हैं जिसे और जुलूस निकलवाते हैं। दल के नेता जगह जगह पर जाकर भाषण देते हैं। चलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रहता है कि जगह जगह भाषण देना, ठीक है, इश्तिहार छपवाना, जलसे निकालना और जुलूस निकालना, ये इम्पोर्टेंट बातों में रखता है। अगर बात करें यहाँ पर सरकार बनाने की, टू बी फॉर्म अ गवर्नमेंट, तो कहते हैं कॉमन सदन के आम चुनाव में जिस राजनीतिक दल की बहुमत प्राप्त होती है वह दल सरकार का निर्माण करती है तथा देश का जो है शासन प्रबंधन भी चलाती है। दिसंबर 2019 के जो है कॉमन सदन के चुनाव में अनुदान दल के जो है पूर्व बहुमत प्राप्त हुआ। अंततः इस दल के श्री बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में सरकार का निर्माण करवाया गया।
कहते हैं जब तक कॉमन सदन में सरकार को बहुमत प्राप्त रहता है तब तक उस दल की सरकार बनी रहती है। सरकार का निर्माण करने के पश्चात जो है सत्तारूढ़ दल अपनी नीतियों तथा चुनाव में किए गए वादों को जो है व्यवहारिक रूप देने का सदैव प्रयास करते रहते हैं। शासक दल देश की समस्याओं को हल करने का सदैव प्रयास करते हैं और जो है लोगों के जीवन एवं संपत्ति की रक्षा के लिए देश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। रूढ़ जो कहते हैं सत्तारूढ़ दल जो है शासन को अच्छी तरह चलाने का सदैव प्रयत्न करती है ताकि आगामी चुनाव में भी बहुमत प्राप्त हो सके। यदि सत्तारूढ़ दल देश के शासन कुशलता के चलाने में असफल रहता है तो लोग आगामी चुनाव में ऐसी सरकार को बदल देते हैं। ठीक है। और कहते हैं मई 1997 में इंग्लैंड में की जनता ने जो है अनुदार दल की समर्थन नहीं किया क्योंकि अनुदार दल देश के शासन चलाने में तथा देश की समस्याओं को हल करने में असफल रहा। देखिए ये बात तब जान हो पाता है सही जब जनता समझदार होती है, पढ़ी लिखी होती है और उस पर जो है किसी प्रकार का लालच का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो समझ जाती है कौन उनको लालच दे रहा है, कौन उनके लिए देश के हित की बात कर रहा है और किसको जिताना जो है न्याय उचित होगा। तो ऐसे जनता जो होती है अपने देश को सदैव ही प्रगतिशील और जो है विकसित करने में हमेशा योगदान देती है। लेकिन जहाँ जनता पढ़ी लिखी नहीं होती है वहाँ पर तो कहते हैं ना राजनीति नेता जैसे मर्जी है उस देश को चलाने में अपने आप को अग्रसर कर लेते हैं। आगे हमारा जो है पॉइंट देखिए 7वां पॉइंट जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें यही बात जो आया है उभर के कि राज्य प्रबंधन में स्थिरता लाना, यानी राज्य प्रबंधन में जो है स्थिरता हम किस प्रकार ला सकते हैं इस विषय पे यहाँ पर बात बताई गई है। अगर बात करें इंग्लैंड में राज्य प्रबंधन में स्थिरता लाने में तो राजनीतिक दलों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंग्लैंड में जो है दलीय प्रणाली पाई जाती है, यानी यहाँ पर द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। द्विदलीय प्रणाली ही इंग्लैंड में जो है शासन प्रबंधन में स्थिरता लाने में तो दायी है। कहते हैं आम चुनाव में जिस दल को कॉमन सदन में बहुमत प्राप्त होता है वह दल सरकार बनाता है और दूसरा दल जो है विपक्षी दल की भूमिका भी निभाता है। कठोर दलीय अनुशासन के कारण जो है इंग्लैंड में सरकार टूटने की संभावना बहुत कम रहती है, यानी इंग्लैंड में सरकार बहुत ही कम टूटती है। और 1974 के कॉमन सदन के चुनाव में लेबर पार्टी को जो है 635 सीटें में से केवल 319 सीटें प्राप्त हुई, परंतु इतना कम बहुमत होने के बावजूद भी लेबर पार्टी की सरकार पूरे 5 वर्ष तक चली। कहते हैं मैकेंजी के अनुसार इंग्लैंड में प्रशासनिक स्थिरता को 2 कारण उत्तरदायी होते हैं। एक होते हैं द्विदलीय प्रणाली, यानी द्विदलीय प्रणाली होता है और दूसरा जो है दल अनुशासन। तो ये दोनों चीज़ जो होती है किसी भी चलाने के लिए प्रशासनिक स्थिरता को लाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो यही द्विदलीय प्रणाली और दल अनुशासन जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना योगदान यहाँ पर देता है। अगर बात यहाँ पर हम करें सरकार के निरंकुश बनाने से रोकना तथा उत्तरदायी बनना, यानी टू बी चेक ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम टू द बिकमिंग डिपोर्ट्स एंड देयर मेक टू गवर्नमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। कहते हैं ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सरकार को निरंकुश बनाने से रोकना तथा उत्तरदायी बनाना। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंग्लैंड में राजनीतिक दलों की सरकार को निरंकुश बनाने से रोकना तथा सरकार को उत्तरदायी बनाने की महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आम चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होती है वह दल जो है सत्तारूढ़ हो जाते हैं, सत्ता पे सवार हो जाती है, जबकि दूसरा दल विपक्षी दल की भूमिका सदैव अदा करती है। इंग्लैंड में विपक्षी दल की नेता को कानूनी मान्यता भी दी गई है। विपक्षी नेता को निश्चित वेतन तथा भत्ते भी देते हैं और उसकी जो है सरकारी कार्यालय भी दिया गया है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के समीप ही है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करके सरकार के निरंकुश बनाने से रोकता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आलोचना करने से जो है सरकार को निरंकुश बनने से रोका जा सकता है। सरकार की बुराइयों को जनता के सामने रखना। इंग्लैंड में विरोधी दल के केवल सरकार की आलोचना ही नहीं करता है बल्कि रचनात्मक आलोचना भी की जाती है और संकट काल में सरकार को पुण्य संयोग भी करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इंग्लैंड में विपक्षी दल भी अपना जो है मंत्रिमंडल बनाता है, जैसे
छाया मंत्रिमंडल कहते हैं, यानी इनको शैडो कैबिनेट भी कहा जाता है। छाया मंत्रिमंडल सरकार का छाया की तरह पीछा करती है और सरकार के दोषों और गलती जो है नीतियों को जनता के सामने भी रखती है। जब बहुमत दल की सरकार त्याग पत्र देती है तब विपक्षी दल जो है सरकार बना लेती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ पर ऑपोजिट पार्टी होती है सरकार के निरंकुश बनने से रोकती है और जो है उसका उत्तरदायित्व को सदैव ही ध्यान दिलाती रहती है। कहते हैं किसी भी जो है जन कल्याण के लिए और जनता की भलाई के लिए इस प्रकार की सरकार होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बात तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट यही रहती है कि ये छाया मंत्रिमंडल की तरह कार्य करती है, यानी जो असहयोग पार्टी होती है आलोचना करती है, विपक्षी पार्टी होती है वो शैडो कैबिनेट बनाती है, यानी हर तरह के जो है सहूलियत इनको भी दी गई है, जिससे समय समय पर रह रह के जो है ये अपने देश के सुचारू रूप चलाने में जो है सरकार को जो है मार्गदर्शन करते रहे। कहते हैं कई कई बार जो होते हैं पार्टी भटक जाती है तो उसमें जो है जो ऑपोजिट पार्टी होती है वो उनका अत्यंत महत्वपूर्ण जो है स्थान आ जाता है, क्योंकि उसी के वजह से जो है पार्टी जो है निरंकुश होने से बच जाती है और उनकी बुराइयों को जो है विपक्षी पार्टी दिखाती रहती है। तो ये पार्टियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बात को पार्टियों को समझना चाहिए कि हमें देश के लिए कार्य करना है, देश के सिवा हमारा कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, अपना निजी हमने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम बहुत बड़े पद पे हैं और यहाँ पर जो है जनता को सेवा करना ही प्रत्येक पार्टियों का जो है दायित्व होता है। सिर्फ झूठे सपना दिखाना, झूठी बातें करना किसी पार्टी में नहीं होना चाहिए, इससे सिर्फ जनता दुखी होती है। और सरकार को ऐसे रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए कि जो जनता के हित में हो और जनता की भलाई के लिए हो और इससे जनता को कई प्रकार के फायदे मिले, ना कि उससे उसको नुकसान मिले, और नुकसान भी ना मिले और साथ में पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, क्योंकि कई गलत कदम उठाने की वजह से पर्यावरण पर भी इसका जो है विपरीत प्रभाव देखने को मिला है। उसके पश्चात आता है आर्थिक तथा सामाजिक सुधार। देखिए इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिफॉर्म। कहते हैं इंग्लैंड में राजनीतिक दलों ने न केवल राजनीतिक सुधार किए हैं बल्कि आर्थिक तथा सामाजिक सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजनीतिक दलों की शक्ति जनता के समर्थन पर निर्भर करती है, मतलब प्रत्येक पार्टी जनता में अधिक लोकप्रिय होने के लिए जो है आर्थिक तथा सामाजिक सुधार लाने का प्रयास भी सदैव करती है। पिछले कुछ समय में राजनीतिक दल जो है श्रमिक के काम करने के शर्तों और शासकों में श्रमिक की भागीदारी, वेतन वृद्धि, स्वास्थ्य तथा जो है आवास की सुविधाएं आदि में सुधार करने का भी प्रयत्नशील किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है कि आर्थिक तथा सामाजिक सुधार करना। देखिए कहते हैं हमारे देश में भी सामाजिक जो है बहुत सी बुराइयां थी, कुप्रथाएं थी, जिसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो हमारा समाज की दुर्दशा बहुत ही खराब थी। तो इसमें जो है बहुत से जो है महान अनुभूतियों ने अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया और समाज सुधारक आंदोलन चलाए, और जिसकी वजह से भारत जो है कई तरह के जो है कुप्रथाओं से मुक्त भी हुआ। बात करें यहाँ आर्थिक जो है आर्थिक सुधार के लिए, तो कहते हैं किसी भी देश के जो है अगर रीढ़ की हड्डी माना जाता है तो वो अर्थव्यवस्था ही माना जाता है। अगर अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से न चले तो उस देश की कमर जो है टूट जाती है। तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करेगा वो है यहाँ पर आर्थिक जो है विकास करना और भारत को जो है अच्छे से अच्छे आगे ले जाने की कोशिश करना। तो इंग्लैंड में भी जो है आर्थिक और सामाजिक सुधार के रूप में जो है बहुत काफ़ी योगदान दिया है और कहते हैं इसके वजह से जो है इंग्लैंड काफ़ी आगे भी बढ़ा है। बात अगला पॉइंट करें तो अपने विधायकों पर नियंत्रण। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जबकि ये भारत में ये चीज़ें नहीं दिखता है। आपने देखा ही होगा कि आए दिन जो होते हैं सरकार बदल जाती है भारत में, तो इसका कारण ये होता है कि अपने विधायक पर इनके खुद के नियंत्रण नहीं होते हैं, या क्या करते हैं कि सबके सब लालच में फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही बुराई का सबब बन सकता है, क्योंकि हम जिसको चुन के भेजते हैं अगर वो लालच के चक्कर में आ गया तो हमारा उनको भेजना भी व्यर्थ ही साबित होता है। तो यही बात आ गया कि अपने विधायकों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर टू द लेजिस्लेचर। कहते हैं इंग्लैंड में राजनीतिक दल जो है संसद के सदनों पर नियंत्रण रखते हैं तथा उन्हें संगठित भी करते हैं। एक दल के सदस्य सदन में एक टोली के रूप में कार्य करते हैं और दल के आदेशों के अनुसार अपने मत का प्रयोग भी करते हैं। इस प्रकार बहुमत दल के सदस्य सरकार की समर्थन करते हैं और विपक्षी दल के सदस्य सरकार की नीतियों के विरुद्ध जो है मतदान करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है कॉमन सदन में प्रत्येक दल के जो है सचेतक यानी व्हिप्स होते हैं और मतदाता के लिए अपने दल के सदस्यों का आदेश देते हैं।
इंग्लैंड के सत्तारूढ़ी दल के साथ साथ जो है विपक्षी दलों के मुख्य सचेतक तथा डिप्टी सचेतक होते हैं, यानी डिप्टी स्लिप्स विप्स होते हैं, को सरकारी कोष को वेतन भी दिया जाता है इनसे, यानी सरकारी कोष से इन सबको वेतन दिया जाता है। कहते हैं लॉर्ड सदन में भी विपक्षी दलों के सचेतक के वेतन भी मिलता है, यानी यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो विधायकों पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं जो कि सराहनीय है। कहते हैं अगर किसी देश के अगर विधायकों पे कंट्रोल हो जाता है तो कई मायने में जो है जीत हासिल अपना होता है, लेकिन भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इनके विधायक जो होते हैं जो है समय समय पे अपने आप को बेच लेते हैं और दूसरे दलों में सम्मिलित हो जाते हैं, तभी तो आपको देखने को मिलता है कि आए दिन यहाँ राजनीतिक में जो है फेरबदल होती रहती है, कभी उसकी पार्टी बन रही होती है, कभी उसकी पार्टी बन जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ही अलग बात है। कहते हैं ना, ऐसे अगर पार्टियाँ बदलती रहेगी तो सरकार कौन चलाएगा। कहते हैं अगर 2.5 साल वो चला रहे हैं, 2.5 साल वो चला रहे हैं, तो कौन क्या चला रहा है कुछ किसी को समझ ही नहीं आएगा। 5 साल की समय अवधि होती है और इस समय अवधि में जो है बहुत से कार्य को जो है गतिमान देना होता है। अगर पार्टियां इस प्रकार बदलती रही तो जो उनका मेन मोटिव था, जिस कार्य को जनता के लिए वो लोग गए थे, वो मोटिव से वो भटक जाएंगे और अपने जो है सिर्फ अपनी जो है इच्छाओं को ही पूरा करेंगे, यानी वो व्यक्तिगत ही सिर्फ हो जाएंगे। तो आज राजनीतिक पार्टी जितने भी हैं सब व्यक्तिगत होती चली जा रही है, सार्वजनिक होने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है, सब व्यक्तिगत हो गए हैं और अपने ही जो है लालच और अपनी ही सुविधाएं और अपनी कुर्सी की बचाने के लिए हर संभव जो है प्रयत्नशील होते हैं, जो कि आज की राजनीतिक में बहुत बड़ी बुराई है और बहुत बड़ी कमजोरी भी है। आगे जो है हमारा जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना है, टू बी अ सर्व टू द लिंक बिटवीन टू द पीपल एंड गवर्नमेंट। तो ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड में राजनीतिक दल जो है जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। सत्तारूढ़ी दल जनता में सरकार की नीति और कार्यक्रम का प्रचार करती है। राजनीतिक दल जनता की शिकायतों और तकलीफों को भी सरकार तक पहुंचाते हैं और उनके दूर करने का सदैव प्रयत्न करते रहते हैं। तो ये होना भी चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। इंग्लैंड में ये बात विशिष्ट है कि यहाँ पर जो है जनता के लिए जो है सारे कार्यात होते हैं और जनता के लिए करना, राजनीतिक दल का जनता की शिकायत का, उनकी तकलीफ़ों का सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है, जो होना भी चाहिए। अगर बात हम करें 12वां पॉइंट का, तो इसमें यही कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता की प्रोत्साहन देना। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इनकरेज करते हैं नेशनल यूनिटी की। तो ये आम धारणा है कि राजनीतिक दल लोगों के दृष्टिकोणों को जो है संकुलित करते हैं तथा देश को उतने ही जो है गुटों में बांट देते हैं जितने राजनीतिक दल होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है, परंतु यह विचार सही नहीं है। अगर बात करें इंग्लैंड में राजनीतिक दलों के विभिन्न धर्मों के लोगों में एकता की भावना उत्पन्न करती है तथा राष्ट्रीय एकता की प्रोत्साहन भी दिया है। राजनीतिक दल जो है विभिन्न विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जो है समीप भी लाता है और राजनीतिक दलों के कारण ही धर्म, जाति तथा क्षेत्रीय दूरियां दूर होती चली जा रही है। एक ही राजनीतिक दल में सभी धर्म, वर्ग और क्षेत्र में लोग पाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी लोग एक ही राजनीतिक दल के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता को दृढ़ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। बात यहाँ करें राजनीतिक दल की, तो दल जो होती है एक प्रतीक होती है, इनका एक झंडा होता है, इनका एक नारा होता है आदि के लिए द्वारा राष्ट्रीय एकता की बढ़ावा भी ये देते हैं। कहते हैं युद्ध तथा अन्य राष्ट्रीय संकट के समय इंग्लैंड में जो है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं और युद्ध तथा अन्य राष्ट्रीय एकता के समय इंग्लैंड में जो है राष्ट्रीय सरकार की गठन भी किया जाता है ताकि सभी दल मिलकर संकट का सामना कर सके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रहता है कि जब भी इन पे संकट पड़ता है तो सारे पार्टी एक हो जाती है और सारे पार्टी एक बन के जो है देश की रक्षा के लिए सदैव तत्परते रहती है। इसमें जो है उनका अपना प्रतीक होता है, अपना झंडा होता है, अपना स्लोगन होता है, अपना विचारधारा होता है। तो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना जो है इंग्लैंड के सरकार का, इंग्लैंड की पार्टियों का बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और देश के और जनता के लिए हितैषी भी है, क्योंकि ये लोग जो है धर्म, जाति और क्षेत्रीय दूरी को दूर रखते
होते हैं और इस पे किसी प्रकार के भेदभाव से वो लोग परे रहते हैं। और जो देश में धर्म, जाति और क्षेत्र से दूरी रखा जाता है वो देश जरूर कामयाब और जो है प्रगतिशील होता है। तभी तो कहा गया है इंग्लैंड की जो राजनीतिक है कई मानने में सर्वश्रेष्ठ है और इसका जैसा कोई भी शायद देश नहीं है जिनकी इतनी सुचारू और इतना जुझारू रूप से जो है पार्टियां हो और सब एक दूसरे से मिल के और एक दूसरे के लिए सहयोग करें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम निष्कर्ष की करें बात तो इसमें निष्कर्ष में तो यही बात सामने आ सकता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली सफल होने के श्रेय राजनीतिक दलों को जाता है। यानी यहाँ के राजनीतिक दल जो है कई मायने में सही है और उनकी जो है कार्य प्रणाली बहुत ही सुचारू है। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली के सफल होने के जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को ही जाता है। इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली सफल न होती यदि वहाँ पर द्विदलीय प्रणाली की स्थापना न होती। यानी द्विदलीय प्रणाली की व्यवस्था के कारण इंग्लैंड में जो है यहाँ पर शासन प्रणाली सफल हुआ है। राजनीतिक दल जो है इंग्लैंड में केवल उपयोगी नहीं है बल्कि ये जनता की चरित्र और स्वभाव और राजनीतिक व्यवस्थाओं का अभिन्न अंग बन गया है। इसमें जो है अगर देखा जाए प्रसिद्ध विद्वान WS जो है लिगवर्ड्स ने ये बात साफ शब्दों में कहा था कि प्रकृति का यह किस प्रकार का चमत्कार है कि इंग्लैंड में जो लड़की या लड़का पैदा होते हैं वो जन्म से ही जो है उदारवादी होते हैं और रूढ़वादी होते हैं। देखिए ये बात कई मायने में इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर जो है हर चीज़ सुचारू रूप से चलाई जाती है और सही रूल रेगुलेशन की वजह से जो है वहाँ की राजनीतिक काफ़ी मजबूत भी है और सभी देशों के लिए एक एग्जाम्पल भी प्रस्तुत करती है। कहते हैं किसी भी देश की राजनीतिक पार्टी को अच्छे से अच्छे बनाने में वहाँ की जो पार्टियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत में भी ऐसा हो सकता है लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना अगर एक पार्टी अच्छा कर रही तो दूसरा पार्टी उस पर टांग अड़ाती है, ठीक है। अगर तीसरा पार्टी गलत कर रही तो चौथा पार्टी उसकी शाबाशी देती है। सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको कैसे भी उखाड़ के फेंकना होता है, चाहे उसके लिए दुश्मन को भी उनको गला लगाना है। तो ये सारी बातें सही नहीं होती है। सिर्फ उनको ये विचारधारा होना चाहिए कि कोई भी पार्टी अगर सत्ता में है तो उसको जनता ने स्वयं ही जिता के लेके आई है, ना कि किसी लालचवश से आया है। तो हमें उनको सहयोग देना चाहिए, देश की प्रगति में सदैव पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनको हर तरह से मार्गदर्शन भी करने की ज़रूरत होता है। अगर आप अपना पार्टी अच्छे से अच्छे करते हो, अच्छा काम करके दिखाते हो तो जनता खुद ही समझदार है, अगली बार आपकी ही विजय होती है और आप ही अपना जो है अपना कहते हैं अपना ही सेंटर में सरकार बना पाते हो। लेकिन किसी को गलत कह देना, किसी को गलत करना, ये चीज़ें कई मानने में जो है राजनीतिक के लिए उचित नहीं है। इससे सिर्फ जनता जो होती है हताश होती है, जनता सिर्फ दुखी होती है क्योंकि जनता आपको इसलिए लेके गई है वहाँ पर क्योंकि वो चाहती थी कि आप उनकी जो दुख तकलीफ़ है उनको दूर करें, उनको बेरोज़गारी ख़त्म करें, उनकी महंगाई को कम करें, उनके लिए सुचारू रूप से भोजन की व्यवस्था हो। लेकिन आपने इन सब बात ध्यान पर न देख के उन्होंने सिर्फ आपने क्या किया है, आपने अपना सिर्फ अपना मकसद ही पूरा किया है। तो ये कई मानने में गलत है और इसी से कई भी पार्टी अच्छा से अच्छा व्यवस्था होकर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इंग्लैंड में इन बातों को जो है परे मारा जाता है, इनमें जाति धर्म किसी बात को भी आगे नहीं रखा जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हो जाती है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था और आपके एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत ज़रूरी था। तो इसको अच्छे से समझ लेना, हर एक वीडियो को जो है अच्छे से देख लेना और इसके हर एक पहलू पर जो है चर्चा करना और समझने की कोशिश करना। अगर हम कहते थे त्रिपाठी सेंटर का ये विश्वास है कि अगर आप ये दो अच्छे वीडियो जो है अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो तो आपको किसी प्रकार का जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई तरह के जो है क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए जिससे त्रिपाठी सेंटर को जो है प्रोत्साहन मिले और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए और भी सब्जेक्टों को बनाने के लिए अग्रसर रहे। तो आपने इसके लिए कुछ नहीं करना है क्योंकि त्रिपाठी सेंटर का एक उद्देश्य है कि हर एक बच्चे तक भी पहुंचना है और हर एक बच्चे तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही कार्य करना है। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिंक को करना है, यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।